सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं द पाथ यानी कि पैटर्न एनालिसिस एंड ट्रेंड हंटिंग। इस सीरीज का पर्पस क्या है एक बार ब्रीफली बता देता हूं आपको। एसएससी में 2025 में बहुत सारे मेजर चेंजेस हुए, नया वेंडर आता है, क्वेश्चन बनाने वाली एजेंसी नई आती है, क्वेश्चन नए तरीके से बनते हैं जिसकी वजह से इंग्लिश के जो क्वेश्चंस पूछने का तरीका है वो काफ़ी हद तक बदल जाता है। नए नए पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कहीं पे पार्ट ऑफ स्पीच पूछा जाता है, क्लॉज के बारे में पूछा जाता है, फ्रेज के बारे में पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चंस जिनको सामान्यतः फ्री माना जाता था कि ये तो फ्री के मार्क्स हैं, उनमें बहुत सारी डिफिकल्टी आ जाती है और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस गलत होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो लोग इजीली स्कोर करते थे कि भैया हम आसानी से इंग्लिश सेक्शन में 45 ले आएंगे या 47.5 ले आएंगे, उनका स्कोर अचानक से ड्रेस्टिकली 20, 22, 25 पे आके टिक जाता है। अब इन सारी चीज़ों को समझने का बहुत ज़्यादा सोर्स भी लोगों के पास में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अब की बार जो आंसर कीज़ हैं वो पब्लिक नहीं हुई हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे कोई एनालिसिस नहीं कर पाए। लेकिन बीइंग अ टीचर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो मेमोरी बेस्ड या जिस भी तरीके से जो क्वेश्चंस हमें दिखे, हमें समझ आए, उनके हिसाब से कुछ ट्रेंड को एनालाइज किया गया और उस पूरे पैटर्न को समझ के जो ट्रेंड चल रहा था उसको हमने हंट डाउन करने का प्रयास किया है, उसको हंट करने का यानी कि उसका शिकार करने का हमने प्रयास किया है। अगर आप हमारी इस पैटर्न एनालिसिस एंड ट्रेंड हंटिंग सीरीज यानी कि द पाथ सीरीज से जुड़ते हैं तो आप भी इजीली बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जिनके आंसर्स नॉर्मली अगर आप बेसिक से जाओ या वैसे समझ के करो तो हो सकता है आप कर भी ना पाओ, उनको इजीली चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। ऐसे ही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में हाजिर हूं मैं आप सभी लोगों के सामने। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर सब्सक्राइब तक नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, बहुत एफर्ट लगता है इस काम को करने में। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी को हटाने का जो प्रयास किया गया था मेरी तरफ से, मैंने इस पाथ सीरीज को मैं इसीलिए लेके आया हूँ कि बहुत सारे बच्चे बहुत परेशान थे कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि अब कहाँ से क्या सोर्स होना चाहिए आपका। तो इस सीरीज के तहत मैं पहले क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, हर एक जैसे वॉइस की, नरेशन की, पीक्यूआरएस की, सबकी एक एक वन शॉट वीडियो मिलेगी आपको और उसके बेस पे आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मटेरियल भी मिलेगा। इस सीरीज को मैंने कैसे डिजाइन करा है, जिसमें आपको इसके लिए ना एक बेसिक सा लॉजिक दे देता हूं। आप जानते ही हैं कि रीसेंट एग्जाम्स में या रीसेंट दुनिया में ही एआई का बोलबाला पूरे तरीके से बढ़ चुका है। एआई यानी कि आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ह्यूमन इंटेलिजेंस में हम क्या करते हैं कि ह्यूमन के तरीके से सोचते हैं, एआई क्या है, आर्टिफिशियली सोचता है, यानी कि एक्चुअली में वो थिंकिंग नहीं है, वो जस्ट एक आर्टिफिशियल थिंकिंग है, कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और ये सोच नहीं है। ये एक्चुअली में एआई कैसे काम करता है, ये एल्गोरिदमिक थिंकिंग होती है, ये एल्गोरिदम्स पे चलता है। ये आपका बेसिकली पैटर्न्स को एनालाइज करता है और पैटर्न्स के हिसाब से ही चलता है। और वही काम हम भी करने वाले हैं कि जो एआई जिस पैटर्न के क्वेश्चंस क्रिएट करता है उन पैटर्न के क्वेश्चंस में कौन सा आंसर होने की संभावना ज्यादा रहती है, किस तरीके से एआई सोचता है, तो उसी एल्गोरिदमिक थिंकिंग को क्रैक करके आप सभी लोगों के सामने में लेके आया हूं। आज की क्लास का जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वह है वॉइस। ध्यान रखना, एआई के क्वेश्चंस को सॉल्व करना ज्यादा आसान होता है रेदर देन ह्यूमन इंटेलिजेंस वाले, ठीक है, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो वॉइस हमारा पहला चैप्टर है। वॉइस को क्यों लिया है मैंने पहला चैप्टर, क्योंकि सीएचएसएल का पेपर बहुत पास में, ये सीरीज सीएचएसएल, सीजीएल मेंस, सीपीओ प्री, सीपीओ मेंस, सीएचएसएल मेंस भी, एमटीएस, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, जितने एग्जाम्स हैं जिनमें इंग्लिश आनी है सभी के लिए रामबाण साबित होगी, मैं गारंटी दे सकता हूं, है ना। वॉइस चैप्टर इसलिए लिया है कि सामान्यतः ये फ्री के मार्क्स माने जाते हैं, लेकिन अगर हम पिछले सीजीएल के पेपर को देखें तो जो मेरे पास में सबसे ज्यादा डाउट बच्चों ने भेजे थे जब आंसर की आई ये पूछने के लिए कि सर ये आंसर सही है कि गलत, वो सबसे ज्यादा बार वॉइस के थे। पहली दफे ऐसा होता है कि वॉइस के क्वेश्चंस में बच्चों को इतना डाउट आने लगा, तो मेरी तो जिम्मेदारी है कि अब की बार सीएचएसएल वाला जो बच्चा इस वीडियो को देख के जाए उसका वॉइस का क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं, मैं ये कह सकता हूं, ठीक है। तो आइए कैसे करना है, देखो मैं यहां पे पहले ही बता देता हूं कि मैं ऐसा नहीं करने वाला हूं कि वॉइस के सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊंगा, नहीं, जो नया आया है, जो एआई में परिवर्तन आया है एआई के हिसाब से, मैं बस वो चीजें आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले अगर आप देखें तो वॉइस है क्या। वॉइस बेसिकली क्या होता है, देखो किसी भी सेंटेंस को कहने के दो तरीके हो सकते हैं, एक आपका एक्टिव और दूसरा आपका पैसिव। एक्टिव में क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन को परफॉर्म करता है। एक्शन क्या होता है, वर्ब, वर्ब के अंदर एक एक्शन होता है, एक्शन को अगर जो सब्जेक्ट है वही परफॉर्म कर रहा है तो एक्टिव है। अगर जो सब्जेक्ट है वो कुछ कर नहीं रहा है, वर्ब के एक्शन से प्रभावित है, तो वही आपका क्या होता है, पैसिव होता है, ठीक है।
एक्टिव से पैसिव जाने के लिए सामान्यतः हम क्या करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बना देते हैं, जो वर्ब होती है उसको बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी यानी कि इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन, इन सबके साथ में प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। ठीक है, ये आपका पैसिव बनाने का तरीका होता है। और जो सब्जेक्ट होता है उसको बाई प्लस डूअर के साथ पैसिव में लिख देते हैं। ये बेसिक की बात है। अगर नॉट होता है तो वो वैसे ही रहता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब के पहले। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, एक्टिव अगर इंटरोगेटिव है तो पैसिव भी इंटरोगेटिव रहता है। ये बेसिक कुछ पॉइंट्स होते हैं, इन पे मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। हम आते हैं सीधे के सीधे क्वेश्चंस पे मेरे भाई, कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए। ठीक है, सो इट वाज बीइंग सजेस्टेड बाय इंटरनल सोर्सेज दैट द ऑपरेशन हैड बीन कॉम्प्रोमाइज्ड इंटरनली। भाई सबसे पहले ये जो क्वेश्चंस हैं ये एग्जैक्ट एग्जाम के क्वेश्चंस हैं नहीं है वो मेरे पे छोड़ दीजिए। ठीक है, एग्जैक्ट एग्जाम के क्वेश्चंस नहीं है, इनमें थोड़े थोड़े बदलाव जरूर आपको दिखेंगे, लेकिन वो बदलाव ऐसे हैं जो कि बदलाव हैं बस, है ना। आ जाइए, इट वॉज बीइंग सजेस्टेड, आप एग्जैक्ट मान के चलिएगा, है ना। आप ये मान लीजिए कि यही पेपर में आ रहा है। ठीक है, सो इट वॉज बीइंग सजेस्टेड बाय इंटरनल सोर्सेज दैट द ऑपरेशन हैड बीन कॉम्प्रोमाइज्ड इंटरनली। सबसे पहले देखेंगे वॉज बीइंग सजेस्टेड, इसका मतलब यहां पे क्या है। सबसे पहले तो ये पास्ट की बात है और पास्ट का कॉन्टिन्यूस है, पैसिव वॉइस में दे रखा है। ठीक है, और पैसिव से हमें कहां लेके जाना है, एक्टिव में लेके जाना है। एक एक करके ऑप्शन देख लेते हैं। इंटरनल सोर्सेज सजेस्टेड द ऑपरेशन वॉज कॉम्प्रोमाइज्ड इंटरनली। एक है द ऑपरेशन वॉज कॉम्प्रोमाइज्ड, इंटरनल सोर्सेज सजेस्टेड। अब देखा जाए तो ये और ये दोनों आपको एक जैसे लगेंगे, मैं डिफरेंस बताऊंगा क्या है। द सोर्सेज वर सजेस्टिंग एन ऑपरेशन कॉम्प्रोमाइज। अब देखो यहाँ पे दो चीजें हैं। ठीक है, एक तो सजेशन वाली बात है और दूसरी आपका हैड बीन कॉम्प्रोमाइज्ड, यानी कि दो वर्ब हैं। दोनों वर्ब को हमें मेंटेन करके चलना चाहिए सामान्यतः है, अगर हमारे पास पॉसिबिलिटी ऐसी है तो। यहां पे देखेंगे द सोर्सेज वर सजेस्टिंग, एक तो यहां से इंटरनल शब्द को गायब कर दिया है कि कौन से सोर्स सजेस्ट कर रहे थे। दूसरा वर सजेस्टिंग लिख दिया है और क्या सजेस्ट कर रहे थे, एन ऑपरेशन कॉम्प्रोमाइज, ये तो नाउन फॉर्म में इसको ले आए हैं। सामान्यतः ऐसा ऑप्शन आपका गलत रहेगा। ठीक है, दूसरा द ऑपरेशन हैड कॉम्प्रोमाइज्ड इंटरनल सोर्सेज, इस सेंटेंस का तो मतलब ये हो जाएगा कि ऑपरेशन ने कॉम्प्रोमाइज कर दिया सोर्सेज को, लेकिन ऐसा तो नहीं है। कहने का मतलब ये था, इस सेंटेंस का मतलब है कि ऐसा सजेस्ट किया जा रहा था, किसके द्वारा, इंटरनल सोर्सेज के द्वारा, कि जो ऑपरेशन है वो कॉम्प्रोमाइज हुआ है इंटरनली। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो पहला वाला और एक आपका दूसरा वाला। अगर हम पहले वाले पे जाते हैं तो इंटरनल सोर्सेज आपका सब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट आ रहा था बाई के साथ, इसको सब्जेक्ट बनाया। अब यहाँ पे सजेस्टेड कर दिया है, कायदे से आप देखेंगे तो वॉज बीइंग सजेस्टेड है, तो द इंटरनल सोर्सेज वर सजेस्टिंग, कुछ ऐसा होना चाहिए था। लेकिन मेरे भाई मैंने फिर कहा आपसे कि अब की बार आपको ना जो लिखित रूल्स है ना उस पर नहीं चलना है, वर सजेस्टिंग आपका होना चाहिए था। मैं आपकी बात से एकदम एग्री करता हूं, लेकिन यहाँ पे वर सजेस्टिंग तो है ही नहीं, सिर्फ एक ही जगह वर सजेस्टिंग था, लेकिन आगे का पूरा स्ट्रक्चर आपका खराब था, इसलिए इस ऑप्शन को हमें एलिमिनेट करना जरूरी लगा। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये था कि दैट क्लॉज आ रखी है। अब यहाँ पे क्या दैट क्लॉज है, मैं कहूंगा देखो ये दैट क्लॉज ही है। यहाँ पे जो दैट कंजंक्शन है उसको ड्रॉप कर रखा है, इंटरनल सोर्सेज सजेस्टेड, दैट आपका ड्रॉप कर रखा है। जब भी ऐसा होता है कि जो दैट कंजंक्शन है वो हो और उसके पहले जो वर्ब है उसके बीच में अगर कोई दूसरा शब्द ना हो तो दैट को ड्रॉप कर सकते हैं। मैंने कंजंक्शन चैप्टर में हमेशा आपको ये बताया कि दैट कैन बी ड्रॉप्ड, दैट को ड्रॉप कर सकते हैं, तो यहाँ पर ड्रॉप कर रखा है। ठीक है, और क्या फिर आगे देख लो कि जो ऑपरेशन है वॉज कॉम्प्रोमाइज्ड। अब देखो आप कहोगे सर हेड बीन से वॉज पे कैसे आ गए, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। नॉर्मली हमें हेड बीन ही रखना चाहिए था, टेंस चेंज नहीं करना चाहिए था, लेकिन हमें क्या करना है कि जो गिवन ऑप्शन है ना उनमें से चूज करना है। तो आप कहोगे कि इंटरनली, यानी कि ये पॉसिबिलिटी है कि आंसर हो जाए। अब देखो ये वाला, द ऑपरेशन वॉज कॉम्प्रोमाइज्ड, इंटरनल सोर्सेज सजेस्टेड। अब यहां पे तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जो दैट क्लॉज है उसको पहले ही लिख दें और जिस चीज के लिए वो क्लॉज आई है, इंटरनल सोर्सेज सजेस्टेड, व्हाट, क्या सजेस्ट किया, ये पूरी की पूरी बात सजेस्ट की। तो यानी कि ये पूरी की पूरी दैट क्लॉज जो है वो ऑब्जेक्ट है, यानी कि आपका कहीं ना कहीं जो वर्ब है उसके ऑब्जेक्ट को बाद में लिखते ना कि पहले, तो ये वाला तो स्ट्रक्चर ही गलत हो जाता। तो आप पाओगे कि तीन ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए और इस हिसाब से देखा जाए तो ए ऑप्शन जो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। बाकी मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे एक छोटी सी हिंट दे देता हूँ जो कि एल्गोरिदमिक थिंकिंग को क्रैक करने में आपकी सबसे ज़्यादा मदद करेगी। क्या करेगी, सामान्यतः आपका पैसेज का क्वेश्चन है, पैसेज में कल बताऊंगा क्या क्या हिंट है, लेकिन पहले वॉइस के लिए सुन लीजिए। ऐसा ऑप्शन जिसके अंदर डिटेल्स ज़्यादा हो, ऐसा ऑप्शन जो लंबा हो, वही आपका करेक्ट आंसर सामान्यतः मिलेगा अगर आप इस तरीके के कन्फ्यूजन में फंसें।
सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप जिन ऑप्शंस को क्लियरली एलिमिनेट कर सकते हैं उनको एलिमिनेट कर दीजिए। जो ऑप्शन बचा, जो एक बचा, दो बचे, तीन बचे, उनमें जो सबसे बड़ा ऑप्शन होता है ना सामान्यतः वही आपको आंसर मिलेगा। ये बात ध्यान रख लेना। ये वाला सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन थी, यही आपका करेक्ट आंसर है। इसमें दैट और होता तो और भी लंबा हो जाता है ये वाला ऑप्शन, ठीक है। यही करेक्ट आंसर है। एक बार फिर से बता देता हूं, एल्गोरिदमिक थिंकिंग है। जो एग्जैक्ट सेंटेंस था उसका पैसिव तो कोई है ही नहीं, उसका एग्जैक्ट एक्टिव कोई है ही नहीं। इसका एग्जैक्ट एक्टिव तो ये होता कि इंटरनल सोर्सेज वर सजेस्टिंग दैट somebody had compromised the operation internally। ये इसका एग्जैक्ट एक्टिव बनता कि इसको भी एक्टिव करते, इसको भी एक्टिव करते। जो टेंस यहां पे है वही टेंस, मतलब जो टेंस यहां पे था उसी को यहां पे लेके आते, जो टेंस यहां पे था उसको यहीं पे लेके आते। लेकिन ऐसा तो है ही नहीं। यहां पे आप देखोगे हैड बीन कॉम्प्रोमाइज्ड है, लेकिन हैड कॉम्प्रोमाइज्ड सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। लेकिन इसमें से क्या गायब कर दिया है, सजेशन वाली बात। यहां से तो वो पूरी क्लॉज ही गायब कर दी कि द ऑपरेशन हैड कॉम्प्रोमाइज। अच्छा, ये तो वैसे ही मीनिंग वाइज भी गलत है। हैड कॉम्प्रोमाइज तो है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज क्या सोर्सेज को किया गया है, ऑपरेशन को। आप कहोगे ऑपरेशन को, तो ये मीनिंग वाइज गलत हो जाता है। तो ये वाले का तो हेड कहीं और है ही नहीं, ना यहाँ पे हेड है, ना यहाँ पे हेड है, ना यहाँ पे हेड है। तो इसमें टेंस बदलना हमारी मजबूरी होगी। यहाँ पे भी देखेंगे वॉज बीइंग सजेस्टेड है, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें वर बीइंग लगा, मतलब वर लगा रखा है, वर सजेस्टिंग, वो ये वाला है। लेकिन इसमें वर सजेस्टिंग तो है, लेकिन वो बाकी का जो पार्ट है आगे की जो दैट क्लॉज है, उस दैट क्लॉज को पूरा का पूरा चेंज कर दिया है। अगर पूरा का पूरा चेंज कर दिया है तो इसको हमें अवॉइड करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला आपका जो क्वेश्चन है, द बॉक्सेस आर डिलीवर्ड टू द ऑफिस एवरी मॉर्निंग, ठीक है। बॉक्सेस लिख सकता है, द पैकेजेस लिख सकता है, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, है ना। अब जैसे देखेंगे आर डिलीवर्ड है तो ये तो नॉर्मल सेंटेंस है, ये तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। अगर प्रेजेंट का इंडेफिनिट है तो यहाँ पे देखेंगे ये हैज डिलीवर्ड गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे बॉक्सेस किसी चीज को डिलीवर कर रहे हैं या कोई पर्सन कर रहा है। आप कहोगे देखो ये डिलीवर करने का काम कौन कर रहा है, क्या ऑफिस कर रहा है, नहीं। क्या बॉक्सेस कर रहे हैं, नहीं। द बॉक्सेस आर डिलीवर्ड किसके द्वारा, तो आप कहीं ना कहीं यही तो लिखोगे, बाई समवन, किसी व्यक्ति के द्वारा। बाई समवन लिख सकते हो, बाई डिलीवरी बॉय लिख सकते हो, कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन है, यही है, समवन डिलीवर्स द बॉक्सेस टू द ऑफिस एवरी मॉर्निंग, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन था, इसमें एल्गोरिदमिक थिंकिंग की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आपको बहुत जानने की जरूरत पड़ेगी, समझने की, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है, वैसे देखते ही आपको समझ जाना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं किसी ऑप्शन को चेक करूंगा तो मैं सी को चेक करूंगा, क्यों, एकदम से बड़ा सा लग रहा है। डी को तो मैं तुरंत ही हटा दूंगा, बहुत छोटा है। जितनी कम इंफॉर्मेशन उतने कम ज्यादा चांसेस हैं कि वो क्वेश्चन सही हो। ये एल्गोरिदमिक थिंकिंग का बता रहा हूं मैं आपको। आपको धीरे धीरे देखोगे ना, सीखोगे, तो आपको समझ आएगा कि ये मास्टर जो कह रहा है बहुत सारी अच्छी बातें कह रहा है। इट हैज बीन एलिज्ड, अब देखो ये पैसिव दे रखा है, एक्टिव में जाना है। हैज बीन एलिज्ड यानी कि ऐसी एलिगेशन लगाई गई है। क्या एलिगेशन लगाई गई है कि कॉन्फिडेंशियल डाटा वॉज बीइंग शेयर्ड बाय अ पर्सन विथ इन द फर्म। फर्म के अंदर एक जो पर्सन है उसके द्वारा जो कॉन्फिडेंशियल डाटा है वो शेयर किया जा रहा है। अब यहां पे देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शंस आपके दे रखे हैं, ठीक है। सबसे पहले इट हैज बीन एलिज्ड, ये वाला जो वर्ब है इसका डूअर क्या आप जानते हैं किसके द्वारा एलिज किया जा रहा है? आप कहोगे सर नहीं पता। नहीं पता है तो या तो एलिज्ड को पैसिव का पैसिव में रखो, और या फिर बेसिकली इसका कुछ और सोचो, है ना। अ पर्सन वॉज शेयरिंग कॉन्फिडेंशियल डाटा विद इन द फर्म। सेंटेंस क्या कह रहा था, सेंटेंस कह रहा था कि ऐसी एलिगेशन लगाई जाती है, इट हैज बीन एलिज्ड, ऐसी एलिगेशन लगाई जाती है, आरोप लगाया जाता है कि जो कॉन्फिडेंशियल डाटा है उसको शेयर किया जा रहा है फर्म में। यहां पे देख लेते हैं क्या एलिज को एक्टिव में लिखा है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहाँ पे है इट इज एलिज्ड, लेकिन ये तो पैसिव ही है। हैज एलिजिडली बीन शेयरिंग, एलिजिड को तो नहीं लिखा है। वॉज एलिजिडली शेयरिंग, आप कहोगे कि सर एलिजिड जो वर्ब है उसको तो पैसिव में लिखा ही, मतलब एक्टिव में लिखा ही नहीं है, कोई ऑप्शन ऐसा है ही नहीं जिसमें इसको एक्टिव में लिखा हो। दूसरी वर्ब कौन सी है, वॉज बीइंग शेयर्ड, यानी कि पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो यानी कि इसी वर्ब को लेके हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, इसको पैसिव में से एक्टिव में लाना पड़ेगा। अब देख लेते हैं, अब पर्सन वॉज शेयरिंग लिखेंगे तो इसमें एलिगेशन वाली बात नहीं रही, इसीलिए इसमें मीनिंग पूरे तरीके से बदल जाता है, ये गलत हो जाएगा। ध्यान देंगे जब भी हम बात करते हैं किसकी,
एल्गोरिथमिक थिंकिंग की या एआई बेस्ड क्वेश्चंस की। एआई बेस्ड क्वेश्चंस में स्ट्रक्चर से ज़्यादा ज़रूरी है मीनिंग। एआई जब भी क्वेश्चंस क्रिएट करके देगा तो वो सेंस पे बेस्ड क्वेश्चंस क्रिएट करेगा, ना कि स्ट्रक्चर पे। तो स्ट्रक्चर पे बेस्ड जो आप कट कट मारते थे उनको छोड़ दीजिए, आपको मीनिंग देखना पड़ेगा। मीनिंग में क्या क्या ऑप्शंस को आपको कंसीडर करना है वो मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। पूरी वीडियो देखना शुरू से लेकर लास्ट तक, आपको मजा आएगा सीखने में। शुरुआत में मुश्किल लगेंगे, वीडियो जब तक कंप्लीट होगी तब तक आपको लगेगा यार ये तो बहुत आसान चीज है, ठीक है। तो ये वन शॉट वीडियोज हैं आपके लिए, आ जाओ। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, कॉन्फिडेंशियल डाटा हैड बीन शेयर्ड बाय अ पर्सन, इट इज एलिजिड। यहां पे था इट हैज बीन एलिजिड, और इट इज एलिजिड को सामान्यतः कहां लेना चाहिए, शुरुआत में लेना चाहिए। दूसरा यहां पे वॉज बीइंग शेयर्ड था, लेकिन इसको क्या कर दिया है, आप कहोगे वॉज बीइंग को क्या कर दिया, यहां पे हैड बीन कर दिया, पास्ट का भी पास्ट ले गए, तो पास्ट का पास्ट तो नहीं जाना चाहिए। अब यहां पे ना दो चीजें समझना, एक तो अलेज करने वाली बात किस में कही गई है, प्रेजेंट परफेक्ट में, और डाटा शेयर करने वाली बात किस में कही गई है, पास्ट में। अब इन्होंने क्या किया है कि जो एलिजिड वर्ब है उसको एक एडवर्ब में चेंज कर दिया, एलिजिडली। जैसे ही हम एक वर्ब को कम कर देते हैं वैसे ही हमारी एक क्लॉज कम हो जाती है। यहाँ पे दो क्लॉज थी और यहाँ पे आपकी एक ही क्लॉज रह जाती है। क्यों? क्योंकि हमने इसको एडवर्ब बना दिया है भाई, ठीक है। क्या बना दिया है, एडवर्ब बना दिया है। अब दोनों क्लॉज को जब मर्ज किया गया तो ये पास्ट का कॉन्टिन्यूस था, यहां से इन्होंने कॉन्टिन्यूस वाली चीज उठा ली है और यहां से इन्होंने परफेक्ट वाली उठा ली है, तो इसी को प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इन्होंने बना दिया है। यहां से प्रेजेंट परफेक्ट ले लिया, यहां से इन्होंने कॉन्टिन्यूस ले लिया, तो दोनों को मिला के, क्योंकि देखो जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है वो भी कहीं ना कहीं पास्ट के ही एक्शन को दिखाता है। तो यहां पे लिख दिया अ पर्सन हैज एलिजिडली बीन शेयरिंग कॉन्फिडेंशियल डाटा विद इन द फर्म। आप कहोगे सर ये आपका करेक्ट आंसर बन सकता है, क्यों बन सकता है, यहां पे हैज एलिजिडली बीन भी ठीक है। अगर यहां पे सिर्फ ये होता अ पर्सन वॉज एलिजिडली शेयरिंग कॉन्फिडेंशियल डाटा विद इन द फर्म तो भी सही हो जाता है। यानी कि जो पहला है ना उसमें गलती सिर्फ यही है कि ये जो एलिजिड है ये बहुत जरूरी पार्ट है। देखो कई बार आप देखोगे कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक्टिव में होती है पैसिव में नहीं होती, या पैसिव में होती है एक्टिव में नहीं होती। एसएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन हमें यह देखना है कि जो इंफॉर्मेशन हमने छोड़ी है क्या वो छोड़ने लायक इंफॉर्मेशन थी या उस इंफॉर्मेशन को लिखना जरूरी था। तो यहां पे एलिगेशन वाली बात लिखना जरूरी है। अगर ये सेंटेंस हमने लिख दिया तो ये तो फैक्ट है कि एक पर्सन शेयर कर रहा था कॉन्फिडेंशियल डाटा को, लेकिन क्या ये फैक्ट है, नहीं, ऐसा एलिगेशन लगाया गया है, इसीलिए इस एलिजिडली को लिखना ना जरूरी है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बनेगा, कोई और नहीं बन सकता है, ठीक है। अब यहां पे क्या गलत है, यहां पे इनसाइडर डाटा लिख दिया कॉन्फिडेंशियल डाटा की जगह पे, ये वैसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है पॉलिटिशियन हैड बीन डिबेटिंग। अब देखो नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि हैड बीन डिबेटिंग यानी कि पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। जब भी कोई टीचर पढ़ाता है तो सामान्यतः ये बता के चलता है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव नहीं बनता है, या फिर फ्यूचर के कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव नहीं बनता है, क्योंकि बी की डबल फॉर्म आती है। अब की बार एसएससी ने कहा कि क्यों नहीं बनता, हमारी मर्जी हम बनाएंगे, जो कि एआई भी बनाता ही है। तो एआई के जो क्वेश्चंस हैं इसके हिसाब से ये है कि पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, या कोई मॉडल के साथ में परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्म हो, या फिर फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस हो, सबका पैसिव बनेगा। इसका पैसिव अगर बनाना पड़ेगा तो हैड बीन तो आएगा ही आएगा, प्लस में एक हमें और क्या लगाना पड़ेगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म के रूप में बीइंग लगाना पड़ेगा, फिर थर्ड फॉर्म आएगी, है ना। तो देखो कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैड डबल कर दिया, बीन डबल कर दिया, गलत हो गया। हैड आ गया, बीन आ गया, बीइंग आ गया, आप कहोगे फिर थर्ड फॉर्म आ गई, ये सही लग रहा है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हैड के बाद में फर्स्ट फॉर्म गलत हो जाएगा, यहाँ पे हैड के बाद में सीधे थर्ड फॉर्म, ये तो एक्टिव आ गया, हमें पैसिव चाहिए था। कौन सा ऑप्शन सही बना, दूसरा ऑप्शन। तो अगर आपको कहीं पे भी ऐसा क्वेश्चन मिले जहां पे बी को रिपीट भी कर रहे हैं, जैसे बी और बीइंग दोनों रिपीट हो रही हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। ये वाला क्यों गलत था, क्योंकि हेड के बाद हेड नहीं आएगा, बीन के बाद बीन नहीं आएगा, ये गलत कर रखा है ना, डबल बीन लिखने का कोई सेंस नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टीचर्स मे वेल री इंटरप्रेट द आर्टिफैक्ट आफ्टर द न्यू एविडेंस इमर्जेस। जैसे ही देखेंगे मे वेल री इंटरप्रेट, यही है मेन वर्ब, तो ठीक है, तो द आर्टिफैक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, मे को मे लिखेंगे, ठीक है, वेल को वेल लिखेंगे, और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बी री इंटरप्रेटेड, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हैव बीन एक्स्ट्रा आ गया है, यहाँ पे विल कर दिया है, यहाँ पे कुड कर दिया है, ये सब गलत हो जाएंगे। आगे देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन। अगला है द लैंड इज बिलीव्ड टू हैव बीन एक्वायर्ड फोर्सफुली बाय द फैमिली थ्रू फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स। अब जैसे ही आप देखेंगे
द लैंड इज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है। अब देखो ये तो पैसिव है और ये भी पैसिव है। अब इसमें दो चीजें हैं, ठीक है, एक तो एक्वायर करने वाली घटना और एक आपकी बिलीव करने वाली घटना, ठीक है। अब हमें सामान्यतः तो दोनों को एक्टिव में लाना चाहिए, लेकिन दोनों को एक्टिव में लाने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले एक्वायर किसने करी है? फैमिली ने। लेकिन क्या फैमिली ऐसा मानती है कि उन्होंने एक्वायर किया है फोर्सफुली? नहीं। ऐसा मानने वाला कौन हो सकता है? लोग हो सकते हैं, पब्लिक हो सकती है। सामान्यतः ऐसा मानते हैं, जनता मानती है, पब्लिक मानती है, लोग मानते हैं, या हो सकता है गांव के लोग मानते हैं, अथॉरिटीज मानती हैं। यानी कि ये बिलीव करने वाला कौन है? वो पक्की बात है, फैमिली तो नहीं है। तो जब हम इस फैमिली को शुरुआत में ले आए, फैमिली शुरुआत में आ गई, फैमिली शुरुआत में आ गई, फैमिली शुरुआत में आ गई, तो क्या बिलीव को एक्टिव में लिख दें? जैसे ही बिलीव को एक्टिव में लिखेंगे तो माना यह जाएगा कि फैमिली बिलीव कर रही है, इसीलिए बिलीव को एक्टिव में नहीं लिख सकते यहाँ पे, ठीक है। सो द फैमिली इज बिलीव्ड आपका एकदम करेक्ट रहेगा। और क्या बिलीव किया जाता है? अब देखो यहाँ पे लैंड था, तो जो इन्फिनिटिव आया है वो परफेक्ट फॉर्म में है और इसका पैसिव स्ट्रक्चर लिखा है। क्यों पैसिव स्ट्रक्चर है? क्योंकि देखो जो एक्वायर करने की घटना है वो लैंड ने की है या लैंड को एक्वायर किया गया है? आप कहोगे सर लैंड को एक्वायर किया गया है, यानी कि यहाँ तो पैसिव जरूरत थी। लेकिन फैमिली से अगर इस एक्वायर का रिलेशन देखोगे तो फैमिली ने एक्वायर किया है या फैमिली को एक्वायर किया है? आप कहोगे फैमिली ने एक्वायर किया है, इसका मतलब ये तो एक्टिव मानना चाहिए। तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और किस चीज को? द लैंड फोर्सफुली। आप कहोगे करेक्ट आंसर है। ये मत कहना सबसे लंबे वाला, ये नॉर्मली सिंपल भी था। बाकी और ऑप्शंस को देख लेते हैं। द फैमिली एक्वायर्ड द लैंड फोर्सफुली एज बिलीव्ड। ये इस तरीके के जो क्वेश्चन है ना वो आपको बिल्कुल भी नहीं मार्क करने हैं। एज बिलीव्ड, एज सेड, ये सब हटा देना आपको, है ना आगे, क्योंकि ये तो इन्फिनिटिव में फ्रेज था। इन्फिनिटिव को या तो हम दैट क्लॉज में रखते हैं, इन्फिनिटिव को मेन क्लॉज आपको सामान्यतः नहीं बनाना है, ठीक है। जो इन्फिनिटिव होगा, इन्फिनिटिव से दैट क्लॉज में जाना, दैट क्लॉज से इन्फिनिटिव में जाना, ये एकदम नॉर्मल सी बात है। बाकी अदर क्लॉजेज में चेंजेस हमें ज्यादा नहीं करने होते हैं। समवन बिलीव्ड, ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति बिलीव करता था कि जो फैमिली है उसने एक्वायर करी है लैंड फोर्सफुली। समवन बिलीव्ड, समवन नहीं, कोई एक व्यक्ति बिलीव नहीं करता है, ऐसा लोग मानते हैं। तो समवन यहाँ पे ना सही नहीं लगेगा, इसीलिए ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाता है। वैसे भी यहाँ पे एक चीज देखना कि ये इज बिलीव प्रेजेंट की बात है और यहाँ पे हैव बीन लिख रखा है। हैव बीन लिख रखा है तो इसका मतलब है ये पास्ट है। यहाँ पे ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट है, ये दोनों सेम टाइम की घटना हो गई, गलत हो जाएगा। ये अगर प्रेजेंट है तो यहाँ पे हमें पास्ट में इसको नहीं लिखना चाहिए। इज बिलीव्ड को सिंपल बिलीव्ड में हमें लेके नहीं आना है, ठीक है। तो इसलिए भी ये वाला गलत हो जाता है। द फैमिली हैड एक्वायर्ड, अगेन एक्वायर करने की तो बात ही नहीं कर रहे हम सॉरी, हाँ हैड एक्वायर्ड कर सकते थे, ठीक है, लैंड यूजिंग फोर्ज डॉक्यूमेंट्स। अब इसमें भी वही बात है, वो बिलीव करने वाली बात तो खत्म ही हो गई। बिलीव करने वाली चीज हमें रखनी है क्योंकि ये फैक्ट नहीं है, ऐसा माना जाता है। फैमिली ने किया या नहीं किया हमें नहीं पता, लेकिन ऐसा माना जाता है, ठीक है। गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे भाई, लग रहे हैं ना नए नए क्वेश्चन। द कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉल बिल्डिंग्स इज एलिजिड टू हैव बीन हाल्टेड ड्यू टू इन्वायरमेंटल वायलेशंस। अब जैसे ही इस क्वेश्चन को देखोगे सबसे पहला मेरा ध्यान जो जाएगा, ठीक है, कि इसको मतलब किसने होल्ट किया है, क्या रहा है, मेरा ध्यान जाएगा कि सबसे बड़ा ऑप्शन तो ये लग रहा है, तो चांसेस है कि ये सही होगा। एआई, दिस इज हाउ एआई वर्क्स, है ना, मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन में दिखाया भी ये चीज। या हो सकता है ए वाला भी सही हो जाए, बी और डी सही होंगे, इस बात की संभावना कम है। फिर भी एक बार लॉजिक से भी देखते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉल बिल्डिंग्स है, इज एलिजिड, तो एक तो अलेज करने वाली बात है और दूसरा है हैव बीन हॉल्टेड, दोनों ही पैसिव स्ट्रक्चर है। अब दोनों को पैसिव से किसमें लेके आना है? एक्टिव में। अब देखो सबसे पहले हॉल्ट किसने किया है? हॉल्ट कौन करे? हॉल्ट करने का मतलब होता है रोकना, तो सामान्यतः रोकने का काम कौन करेगा? भाई कंस्ट्रक्शन को रोक दिया गया है, कौन रोकेगा? भाई रोकने के लिए वो व्यक्ति होना चाहिए जिसके पास रोकने की पावर हो। जिसके पास पावर होती है यानी कि उसके पास अथॉरिटी है। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो अथॉरिटी में हो, यहाँ पर अथॉरिटीज ही लिख रखा है, अथॉरिटीज लिख रखा है, इसका मतलब है रोकने का काम। इस वर्ब के लिए डूअर कौन हो सकता है? तो आप कहोगे सर अथॉरिटीज। समझ रहे हो भाई? अच्छा एक बात बताओ, एलेज करने का काम कौन करेगा? क्या अथॉरिटीज अलेज करेंगी? क्या एलिगेशन अथॉरिटी लगाएगी या लोग लगाएंगे? आप कहोगे सर ये काम पब्लिक का है, ठीक है, ऐसे लोग एलिगेशन लगाएंगे, अथॉरिटीज खुद नहीं लगाएंगे। अब देख लेते हैं एक बार ऑप्शंस। पहला, इट इज एलेज्ड, ऐसा एलेज किया जाता है दैट कि द अथॉरिटीज हॉल्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉल बिल्डिंग्स। इस आंसर को मैं पॉसिबल मान सकता हूं, इसमें चांसेस है कि ये सही हो जाए। हालांकि अगर यहां पे इन्फिनिटिव था तो बेटर ये होगा कि
कि इन्फिनिटिव स्ट्रक्चर ही हमें मिले। अगर इन्फिनिटिव नहीं मिलता है तो हम दैट क्लॉज में भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चांसेस हैं कि ये करेक्ट हो जाए। आगे, अथॉरिटीज एलिजिडली हॉल्टेड। अब जैसे ही आपने देखा ना हॉल्टेड आ गया, ये बात किस में चल रही है, एलिगेशन कब का है, प्रेजेंट का। तो ये तो सीधा हमने पास्ट में ले गए इस सेंटेंस को। अगर पास्ट में ले गए तो थोड़ी सी गड़बड़ यहां पे हो जाती है, तो मैं कहूंगा कि इस तरीके को हमें अवॉइड करना है, पास्ट में सीधे हमें नहीं जाना है। ठीक है, आगे, द अथॉरिटीज आर अलेज्ड। ऐसा अलेज किया जाता है किसको, अथॉरिटीज को। किस चीज के लिए अलेज किया जा रहा है, जैसे यहां पर परफेक्ट इन्फिनिटिव था, उसकी पैसिव फॉर्म हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म, तो हैव प्लस V3, हैव हॉल्टेड किस चीज को, द कंस्ट्रक्शन किसका, ऑफ द टॉल बिल्डिंग्स। जो स्ट्रक्चर ऊपर है वही स्ट्रक्चर नीचे है, अगर वही स्ट्रक्चर नीचे तो सी इज दी करेक्ट आंसर। बात समझने का प्रयास करना, किस तरीके से कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है। ए ऑप्शन पे भी मैं जा सकता था, लेकिन क्यों नहीं गया हूं, इसलिए नहीं गया हूं कि जरूरत ही नहीं है दैट क्लॉज लाने की। जब इन्फिनिटिव हम पे अवेलेबल है तो इन्फिनिटिव में हमें चलना है। ठीक है, द वायलेशन एलिजिडली हॉल्टेड द कंस्ट्रक्शन। वायलेशन ने हॉल्ट नहीं किया है, ठीक है, ड्यू टू इन्वायरमेंटल वायलेशंस हुआ है, लेकिन हॉल्ट करने वाली अथॉरिटीज हैं। ये वाली बात समझ आपको आनी चाहिए बार बार कि अगर दो वर्ब हैं तो हमें ये जरूर चेक करना है कि इसके लिए डूअर कौन है और इसके लिए डूअर कौन है। अगर कॉमन डूअर है तो एक ही बार में चेंज करके हम दोनों को एक्टिव में ले आएंगे, अगर डूअर अलग अलग है तो दोनों बार हमें अलग अलग चेंज करना पड़ेगा, या तो एक को पैसिव में रखना पड़ेगा। द रॉबर वॉज बिलीव्ड टू हैव बीन हाइडिंग इन द होटल। अब देखो जैसे ही देखोगे ना, ये भी क्या है, पैसिव, ये भी क्या है, पैसिव। इसका डूअर कौन लगता है आपको, आपके हिसाब से बिलीव कौन करता है। आप कहोगे कि जो लोग पकड़ने वाले हैं, पुलिस। भाई पुलिस मानती है कि जो रॉबर है वो होटल में छिप रहा है, तो पुलिस मान सकती है, या अथॉरिटीज मान सकती हैं जो लोग पकड़ रहे हैं उसको। तो अथॉरिटीज हो सकता है, यहाँ पे पुलिस तो कहीं दिख नहीं रहा है, मुझे अथॉरिटीज दिख रहा है, तो मैं मान लूंगा कि अथॉरिटीज ऐसा मानती हैं। ठीक है, अच्छा, हाइडिंग, हैव बीन हाइडिंग, ये तो अच्छा, ये तो पैसिव है ही नहीं, ये तो एक्टिव है। हैव बीन हाइडिंग, ये तो एक्टिव है बेटा। हाइड कौन कर रहा है, आप कहोगे रॉबर कर रहा है। अब देखो, तो एक्टिव से हमें कहां जाना है, ये तो कह रहा है कि पैसिव से एक्टिव जाना है। अब पैसिव तो यही है, तो इसको ही चेंज करना चाहिए। तो बिलीव करने का काम कौन कर रहा है। अब समवन बिलीव करेगा, या वो लोग जो पावर में है, वो लोग जो पुलिस वाले हैं वो सब करेंगे। आप कहोगे सर समवन ऐसे केस में नहीं आना चाहिए। समवन कब आता है, मान लीजिए मेरी विंडो का कोई ग्लास तोड़ गया, शीशा, मुझे नहीं पता कौन तोड़ गया, तो समवन कह देंगे। मान लीजिए कि कोई ऐसा काम हुआ जिसका मुझे आइडिया ही नहीं है कि किसने किया होगा, लेकिन ये बिलीव कौन करता है, रॉबर होटल में छिपा हुआ है, ये कौन मानेगा, जनता थोड़ी नहीं, जो उसको पकड़ने के लिए जा रहे हैं, यानी कि अथॉरिटीज। तो यहाँ पे समवन से बेहतर क्या है, अथॉरिटीज बिलीव्ड। पास्ट की बात है तो बिलीव्ड। और क्या, अब क्योंकि यहाँ पे दैट कंजंक्शन आपका ड्रॉप कर रखा है, मैंने आपको बताया भी था कि इन्फिनिटिव से दैट में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दैट द रॉबर वॉज हाइडिंग, क्योंकि यहाँ पे हैव बीन हाइडिंग है, तो ये तो पैसिव था, सॉरी ये तो एक्टिव था, और ये क्या था, परफेक्ट इन्फिनिटिव था। ठीक है, तो इसको बेसिकली अगर टेंस में चेंज करेंगे तो इन्होंने पास्ट का कॉन्टिन्यूस टेंस लगा रखा है। बेटर होता कि ये हैड बीन हाइडिंग होता, ठीक है, लेकिन अब हैड बीन हाइडिंग तो अवेलेबल है, यहाँ पे अवेलेबल है हैड बीन हाइडिंग। लेकिन इसको अगर हम देखें तो क्या ये एक्टिव है, आप कहोगे ये चीज़ पहले भी एक्टिव में थी, ये चीज़ यहाँ भी एक्टिव में है, ये चीज़ पहले भी पैसिव में थी, ये यहाँ भी पैसिव में है, तो क्या हमने कोई स्ट्रक्चर चेंज किया, आप कहोगे नहीं किया। नहीं किया तो फिर आंसर किस बात के लिए होगा, ये भाई ये पैसिव था, ये एक्टिव था, इसको एक्टिव रखा, इसको पैसिव रखा, तो फिर चेंज क्या किया, कुछ भी नहीं। इसका मतलब ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। ठीक है, यहां पे भी देखेंगे कि कॉन्टिन्यूअस से इन्होंने परफेक्ट में चेंज कर दिया है, ये वैसे भी नहीं बन सकता था। अच्छा, बिलीव करने वाला क्या रॉबर था कि मैं यहां छुपा हुआ हूं, आप कहोगे नहीं, बिलीव रॉबर नहीं कर रहा था, इसीलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाता है। ये समझ आ रही है आपको कि अल्टीमेटली यही है कि जो सेंस ओरिजिनल सेंटेंस का था और जो नीचे वाले का है उसको मेंटेन करना है। आप देखोगे ये वाली लाइन तो इन्होंने हटाई रखी है, एक भी ऑप्शन में नहीं डाल रखी, बिफोर बीइंग कैप्चर्ड, ये है ही नहीं कहीं। ठीक है, देखो आगे, द ग्रुप विल बी रिवाइजिंग द एल्गोरिदम्स ड्यूरिंग द वर्कशॉप। जैसे ही आप इसको देखते हैं, द ग्रुप विल बी रिवाइजिंग, ठीक है, देखो जैसे ही आप देखोगे विल बी रिवाइजिंग, तो इसका मतलब है, वैसे तो नॉर्मली इसका पैसिव नहीं बनना चाहिए क्योंकि बी की डबल फॉर्म आ जाएगी, विल भी आएगा, बी भी आएगा, फिर बीइंग आएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे वर्क कर दिया, टेंस चेंज हो गया,
विल बी के बाद में थर्ड फॉर्म नहीं, आईएनजी फॉर्म चाहिए, विल बी रिवाइज्ड, ये तो प्रेजेंट मतलब ये तो इंडेफिनिट वाले का बन गया, विल बी बीइंग रिवाइज्ड, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट अगला आपका क्वेश्चन है, वैसे देखते ही आपको लग गया होगा कि ये आंसर इसका होना चाहिए, है ना? क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल्स हैं। जब भी आपको लगे कि किसी ऑप्शन में बहुत ज्यादा डिटेल्स हैं, अगर एआई जनरेटेड क्वेश्चन है तो मान के चलिएगा कि वह आपका आंसर होगा, है ना? द फाइनल डिसीजन हैज बीन टेकन टू हैव द प्रपोजल रिव्यूड बाई एन एक्सपीरियंस्ड पैनल। जैसे ही आप देखते हैं द फाइनल डिसीजन, ये आपका क्या बना? सब्जेक्ट है, हैज बीन टेकन, फाइनल डिसीजन ले लिया गया है। किस चीज के लिए डिसीजन लिया गया है? हैज बीन टेकन क्या है? आप कहोगे सर पहले से पैसिव है। अब आपको ये सब देखना पड़ रहा है भाई कि क्या पैसिव है क्या एक्टिव है। पहले बड़ा फ्री के नंबर थे ये सब, ठीक है? तो पैसिव वॉइस से हमें कहां जाना है? एक्टिव की तरफ जाना है। टू हैव द प्रपोजल रिव्यूड, अब देखो हैव प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हैव पॉजिटिव वर्ब वाला है और इसका जो पैसिव स्ट्रक्चर है वो यूज कर रखा है क्योंकि V3 आता है पैसिव स्ट्रक्चर में। अब कायदे से ना इस सेंटेंस में यहां हमें कुछ नहीं करना चाहिए था। अगर इसका एग्जैक्ट हमें एक्टिव चाहिए था तो वही था, द फाइनल डिसीजन हैज बीन टेकन टू हैव समबडी रिव्यू द प्रपोजल, ठीक है? या फिर समबडी लिखने की जरूरत ही नहीं है, आगे एक्सपीरियंस्ड पैनल लिख रखा है। तो द फाइनल डिसीजन हैज बीन टेकन टू हैव द एक्सपीरियंस्ड पैनल या टू हैव एन एक्सपीरियंस्ड पैनल रिव्यू द प्रपोजल। इस तरीके से हमें लिख देना चाहिए था, यानी इस पार्ट को चेंज करना था। लेकिन क्या इस पार्ट को चेंज किया गया है? सेंटेंस का मीनिंग यह है कि फाइनल डिसीजन ले लिया गया है कि जो प्रपोजल है उसको रिव्यू करवाया जाएगा। अब एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। एन एक्सपीरियंस्ड पैनल हैज रिव्यूड द डिसीजन, हैज रिव्यूज द प्रपोजल। क्या हम ये कहना चाह रहे हैं कि प्रपोजल को रिव्यू कर दिया गया है? नहीं, हम कहना चाह रहे हैं कि डिसीजन ले लिया गया है। क्या मतलब है? ये तो गलत हो गया, मीनिंग वाइज ही गलत है। द प्रपोजल इज बीइंग रिव्यूड बाई एन एक्सपीरियंस्ड पैनल, इसका मतलब तो है इज बीइंग रिव्यूड कि रिव्यू किया जा रहा है, रिव्यू किया जा रहा है। क्या ऐसा कहना चाह रहे हैं? आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं। डी ऑप्शन, द प्रपोजल वॉज रिव्यूड, ये तो पास्ट की घटना होगी कि उसको रिव्यू किया गया था। नहीं, अब देखो यहां पे बेशक इस डिसीजन को वर्ब में चेंज कर दिया, दे हैव डिसाइडेड। द डिसीजन हैज बीन टेकन को एक्टिव में बनाने के लिए इन्होंने लिख दिया दे हैव डिसाइडेड, कि उन्होंने डिसाइड कर लिया है। क्या हैव की जगह पे यहां पे लिख दिया गेट, ठीक है? जो हैव का सेंस होता है वही गेट का होता है, लगभग सेम सेंस देते हैं, बस पैसिव में सेम स्ट्रक्चर रहता है, एक्टिव में स्ट्रक्चर ये होता है कि हैव के साथ वेयर इन्फिनेटिव आता है और गेट के साथ 2+B बनाता है। तो द प्रपोजल को वैसे ही रखा है तो रिव्यूड रखा है, कोई चेंज ही नहीं करा। इस वाले को पैसिव का पैसिव रखा है, बाई एन एक्सपीरियंस्ड पैनल, ये करेक्ट हो जाए। अब कायदे से सिर्फ इन्होंने किसको चेंज किया है? इस वाले को पैसिव से एक्टिव में लेके आए हैं, दैट्स इट, ठीक है? आगे देखें भाई, अगला आपका क्वेश्चन है, द प्रोफेसर कुड हैव बीन एक्सप्लेनिंग द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी फॉर आवर्स। देखो भाई साहब, कुड हैव बीन, अब कायदे से तो नहीं बनना चाहिए, लेकिन इसका क्या बना देंगे? कुड हैव बीन को तो रखेंगे, प्लस में एक बीइंग लिखेंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे। तो देख लेते हैं, कुड हैव बी, हैव के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। हैव एक्सप्लेन्ड, कुड हैव एक्सप्लेन्ड तो आपका एक्टिव का एक्टिव ही रह गया, बी की फॉर्म ही नहीं लिखी इन्होंने। कुड आ गया, हैव आ गया, बीन आ गया, फिर बीन के बाद आईएनजी फॉर्म आ गई, फिर इसके बाद थर्ड फॉर्म आ गई, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। लास्ट वाला देखेंगे, कुड अलग आ गया, हैव आ गया, हैव के बाद हैड अलग से नहीं लिखना है, 2 बार बीन नहीं लिखना है, ये सब तो अननेसेसरी था, ये वैसे ही गलत हो जाएगा, है ना? आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, द ऑडियंस वॉज मेड टू बिलीव दैट द प्रोफेसर वॉज अमेजिंग। वैसे सॉरी, प्रोफेसर नहीं, परफॉर्मेंस। देखते ही आपको नहीं लग रहा है कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा? नहीं लग रहा है? देख लेते हैं एक बार, ठीक है? अब देखो ये क्या है? पैसिव से एक्टिव चाहिए। देखो टू बिलीव, ये तो पहले से ही एक्टिव है। वॉज अमेजिंग, ये तो स्टेट है, इसमें एक्टिव पैसिव का रोल ही नहीं है। बस आपका एक्टिव क्या है, मतलब पैसिव क्या है? वॉज मेड। मेक वर्ब को जब पैसिव में यूज करते हैं, पॉजिटिव मेक को, तो 2+V1 आता है, और जब इसको एक्टिव में यूज करते हैं तो अकेला V1 आता है। देख लेते हैं, जाओ भाई साहब, इसको ही एक्टिव में लाना है। यहाँ पे मेड है, यहाँ पे बिलीव्ड है, यहाँ पे वॉज फोर्स्ड है, यहाँ पे कन्विंस्ड है। तो द प्रेजेंटर, देखो सबसे पहले ये जो मेड वर्ब है ये किया किसने? द ऑडियंस वॉज मेड टू बिलीव दैट द परफॉर्मेंस वॉज अमेजिंग। भाई ऑडियंस से ऐसा मनवाया गया, ऐसा उनको बिलीव करने पे फोर्स किया गया, मतलब एक तरीके से उनको बिलीव करवाया गया कि जो परफॉर्मेंस थी वो अमेजिंग थी। किसने बिलीव करवाया होगा? जो परफॉर्मेंस दे रहा था, यानी कि जो किसी चीज को प्रेजेंट कर रहा था।
तो हमने यहाँ पे डूअर ले लिया द प्रेजेंटर। मेड, ऑब्जेक्ट में क्या आ गया, जो पैसिव का सब्जेक्ट है वो एक्टिव का ऑब्जेक्ट रहता है, द ऑडियंस। यहाँ पे क्योंकि 2+V1 था तो पॉजिटिव वर्ब है तो अकेला V1 आ गया। बिलीव, क्या बिलीव करा, द परफॉर्मेंस वॉज अमेजिंग। जो यहाँ पे लिखा हुआ था दैट कंजंक्शन है, कंजंक्शन दैट लिख भी सकते हैं और ड्रॉप भी कर सकते हैं। ये आपने बार बार देखा ही है, आज की क्लास में बार बार हो रहा है ये कि लिखा भी जा सकता है और ड्रॉप भी किया जा सकता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर था, है और रहेगा। ये तो देखते ही मैंने बता दिया था। इसमें क्या है, इसमें द ऑडियंस बिलीव द परफॉर्मेंस टू बी अमेजिंग। ऑडियंस ने ये माना, सेंटेंस क्या कह रहा था कि ऑडियंस से ऐसा मनवाया गया। मेड टू बिलीव का मतलब है बिलीव करवाया गया, लेकिन इसका मतलब है बिलीव्ड, उन्होंने बिलीव किया, ये तो नहीं कह रहे हम भाई। ऑडियंस ने बिलीव नहीं किया। ऑब्जेक्ट अगर पैसिव से एक्टिव आ रहे हो तो सब्जेक्ट को तो पीछे लेके जाएंगे कि नहीं लेके जाएंगे। यहां पे वॉज फोर्स्ड, ये तो पैसिव का पैसिव ही रह गया। द प्रेजेंटर कन्विंस्ड द ऑडियंस ऑफ द परफॉर्मेंस। अब यहां पे कन्विंस कर दिया है, मेक वर्ब जब हमारे पास अवेलेबल है तो कन्विंस पे जाने की जरूरत ही नहीं है, ये गलत हो जाएगा। आगे देखें भाई, अगला आपका क्वेश्चन है द कंपनी हैड बीन नेगोशिएटिंग द डील फॉर मंथ्स। अब जैसे ही देखोगे ना बेटा, हैड बीन नेगोशिएटिंग, तो इसमें भी वही है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आ रखा है तो हैड बीन बीइंग, ये सब आ जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द पॉसिबिलिटी ऑफ द फिल्म बीइंग लीक्ड बिफोर द ऑफिशियल रिलीज वाज नॉट रूल्ड आउट। ठीक है, अब जैसे आप देखोगे इन ऑप्शंस को देखते ही मैं कहूंगा कि यह आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है। ठीक है, सबसे लंबा वाला ऑप्शन। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार, बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दें या इसको सही साबित कर दें, बाकियों को एलिमिनेट करते हैं। कह रहा है कि जो पॉसिबिलिटी है, जो फिल्म है उसके लीक होने की, किस चीज से पहले, ऑफिशियल रिलीज से पहले, इसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब ऑफिशियल्स रूल्ड आउट द लीक पॉसिबिलिटी ऑफ द फिल्म वर रिलीज्ड। ऑफिशियल्स रूल्ड आउट द लीक बिफोर द फिल्म। ये तो कह रहा है कि लीक को रूल आउट कर दिया, हम कह रहे हैं कि लीक को रूल आउट नहीं कर सकते थे, ये तो गलत ही हो गया। द लीक ऑफ द फिल्म वॉज रूल्ड आउट, ये भी गलत ही हो गया, सेंस ही नहीं निकल रहा है। द रिलीज हैपेंड बिफोर रूलिंग आउट द लीक पॉसिबिलिटी, सेंस ही नहीं निकल रहा है। अब देखो, क्योंकि ये क्या है, वॉज नॉट रूल्ड आउट, तो समवन डिड नॉट रूल आउट। अब वैसे ना कायदे से समवन नहीं आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, समवन डिड नॉट रूल आउट, ऐसा थोड़ी नहीं किसी एक व्यक्ति ने रूल आउट नहीं की, यहाँ पे जनरली ये होना चाहिए था नो वन रूल्ड आउट द पॉसिबिलिटी, क्योंकि किसी ने भी नहीं रूल आउट करी। ठीक है, तो ये समवन यहाँ पे नहीं आना चाहिए। समवन तब आता है जब डूअर अननोन हो, हमें पता ही नहीं कि किसने ये काम कर दिया, तब। तो यहाँ पे समवन उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने रटे हुए रूल्स के हिसाब से बना दिया क्वेश्चन, है ना। द पॉसिबिलिटी, किस चीज की पॉसिबिलिटी, दैट। अब देखो, अब यहाँ पे दैट क्लॉज नहीं थी, लेकिन यहाँ पे लगा रखी है इन्होंने, यहाँ पे ऑफ द फिल्म बीइंग लीक्ड, ये जो बीइंग लीक्ड है जो कि पार्टिसिपल है, उसको दैट क्लॉज में बदल दिया है, दैट द फिल्म वॉज लीक्ड बिफोर रिलीज। अब आप देख लो, अलग अलग तरीके का है, बिफोर रिलीज, ऑफिशियल रिलीज को हटाई दिया। यानी कि हमें अल्टीमेटली देखना क्या है, हमें अल्टीमेटली ये देखना है कि सबसे लंबा ऑप्शन कौन है, नहीं, हमें अल्टीमेटली ये देखना है कि जो बात ऊपर कही गई है उसके मीनिंग में क्लोजेस्ट कौन है, क्लोजेस्ट मीनिंग हमें देखना है। ठीक है, आगे देखेंगे। द फाइंडिंग्स वर इंटरप्रेटेड टू हैव बीन मिस रिप्रेजेंटेड बाय द करप्ट इंस्पेक्टर इन द प्रेस रिलीज। अब देखो भाई, ये पैसिव है, इसको एक्टिव बनाना है। एक है वर इंटरप्रेटेड, सबसे पहले इंटरप्रेट करने वाला कौन, दूसरा मिस रिप्रेजेंटेड, मिस रिप्रेजेंट करने वाला कौन, मिस रिप्रेजेंट करी है करप्ट इंस्पेक्टर ने, ये तो यहां पे लिखा ही हुआ है, लेकिन ये बात इंटरप्रेट उसने थोड़ी करी है भाई। क्या इस बात को उस इंस्पेक्टर ने इंटरप्रेट करा कि मैंने मिस रिप्रेजेंट करी है, नहीं, पब्लिक ने ऐसा इंटरप्रेट करा, या मैं कहूं कि वहां पे जो लोग थे, वहां पे जो ऑफिशियल थे, वहां पे जो मीडिया थी, उन्होंने ऐसा इंटरप्रेट करा कि ये जो फाइंडिंग्स हैं ये बेसिकली क्या है, मिस रिप्रेजेंट करी गई हैं करप्ट इंस्पेक्टर के द्वारा प्रेस रिलीज में। ठीक है, तो इसको इंटरप्रेट करने वाले अलग हैं और मिस रिप्रेजेंट करने वाले अलग हैं। आ जाइए एक बार, इट इज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है। अब देखो, ये तो पास्ट था और ये प्रेजेंट है। ठीक है, तो जनरली मैं तो कहूंगा कि गलत है। ठीक है, अच्छा, पहले बी सेंटेंस को एलिमिनेट करें। द प्रेस रिलीज वॉज सैड टू हैव मिस रिप्रेजेंटेड,
अब ये तो हैव प्लस थर्ड फॉर्म है जो कि एक्टिव स्ट्रक्चर होता है, तो इसका सब्जेक्ट यानी कि डूअर कौन है? द प्रेस रिलीज। भाई मिस रिप्रेजेंट करने वाला था कौन? करप्ट इंस्पेक्टर। इसका मतलब है ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि मिस रिप्रेजेंट करने वाली जो बात है वो इंस्पेक्टर के लिए थी, ना कि प्रेस रिलीज के लिए। द करप्ट इंस्पेक्टर इज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है कि उसने क्या किया है? टू हैव मिस रिप्रेजेंटेड किस चीज को? द फाइंडिंग्स। दिस इज पॉसिबल, ये आंसर हो जाए। इट वॉज बिलीव्ड, ऐसा बिलीव किया जाता था, दैट द करप्ट इंस्पेक्टर हैड मिस इंटरप्रेटेड। अब देखो, क्या इंटरप्रेट करने वाला काम करप्ट इंस्पेक्टर का था? मैं कहूंगा नहीं था। वैसे भी क्या रिलीज को मिस इंटरप्रेट किया है? नहीं। उसने बेसिकली क्या किया था? मिस रिप्रेजेंट करा था किस चीज को? फाइंडिंग्स को। इसका मतलब है कि ये जो सेंस है ना, ये पूरे तरीके से बदल जा रहा है। तो डी ऑप्शन आपका ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। ए ऑप्शन को देख लेते हैं। इट इज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है। अब देखो हमारे पास में दो चीजें आ गई हैं बहुत तगड़ी वाली। जो तीन ऑप्शन थे वो एलिमिनेट, मतलब जो दो ऑप्शन थे ये वाला और ये दोनों एलिमिनेट हो गए, क्योंकि इसमें प्रेस रिलीज जो है वो मिस रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन किया किसने? इंस्पेक्टर ने। इसमें जो करप्ट इंस्पेक्टर है वो मिस इंटरप्रेट कर रहा है, बट उसने मिस इंटरप्रेट नहीं किया है, उसने मिस रिप्रेजेंट किया है। और किसको मिस इंटरप्रेट कर रहा है? रिलीज को। लेकिन उसने मिस रिप्रेजेंट किया है किस चीज को? फाइंडिंग्स को। इसका मतलब है कि ये भी मीनिंग वाइज गलत हो गया। अब जो दो ऑप्शन बचे हैं ना, इसमें भी बेटा जी इज है और इसमें भी इज है, यानी कि हमें एक चीज पे तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ये तो पक्की बात आ गई कि भैया वॉज से इज यहाँ पे आ गई है। कायदे से आना चाहिए था, द आंसर इज नो, नहीं आना चाहिए था। फिर भी अगर हमारे पास चार ऑप्शन हैं तो क्या करना चाहिए? एक ऑप्शन तो यह कि ऐसे क्वेश्चन को चैलेंज कर दीजिए। अगर चैलेंज करने जाएंगे, और ये जिस तरीके से सीजीएल मेंस 2024 में क्वेश्चंस को चैलेंज कर लिया गया था कि कहीं पर दशमलव गलती से लग गया, दशमलव की जगह पर कॉमा लग गया जीएस के क्वेश्चन में, और उसको बेनिफिट टू ऑल कर दिया गया, तो ऐसे करके तो वॉइस के लगभग सारे क्वेश्चंस को बेनिफिट टू ऑल किया जाएगा, क्योंकि किसी में कुछ मिसिंग रह जा रहा है, किसी में कुछ मिसिंग रह जा रहा है। जैसे ये है, यहाँ पे देखो ऑफिशियल रिलीज थी यहाँ पे, लेकिन सिर्फ रिलीज रह गई, कर दो जी बेनिफिट टू ऑल। ये है हैड बीन नेगोशिएटेड फॉर मंथ्स, चलो ये तो फिर भी कह सकते हैं, इसमें फिर बाई द कंपनी लिख दो, कंपनी रह गई तो इसमें फिर उसको कर दो बेनिफिट टू ऑल। यहाँ पे देखेंगे इसको भी पूरे तरीके से बदल दिया गया है। यहाँ पे बेसिकली क्या था? टू बिलीव था, ठीक है, इन्फिनिटिव। चलो ये तो फिर भी पूरे तरीके से तो नहीं बदला है, कम से कम इसमें प्रेजेंटर अपनी तरफ से डाला है बस इन्होंने, जो कि डाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें मल्टीपल चेंजेस हुए, तो उस हिसाब से तो बहुत सारे क्वेश्चंस को बेनिफिट टू ऑल करेंगे। अगर बेनिफिट टू ऑल नहीं करेंगे तो फिर इनमें से किसको चूज करेंगे? क्योंकि अगर बेनिफिट टू ऑल करेंगे तो फिर बहुत सारे हो जाएंगे। अब ये भी इज वाला है और ये भी इज वाला है, तो इनमें से इसी को चूज करना पड़ेगा। ए ऑप्शन कह रहा है कि इट इज बिलीव्ड दैट द करप्ट इंस्पेक्टर मिस रिप्रेजेंटेड, और किस चीज को मिस रिप्रेजेंट किया? द फाइंडिंग्स। यहां पे क्या कह रहा है? द करप्ट इंस्पेक्टर इज बिलीव्ड, किस चीज के लिए बिलीव किया जाए? टू हैव मिस रिप्रेजेंटेड द फाइंडिंग्स। मैंने क्या कहा था? अगर मेरे पास में इन्फिनिटिव स्ट्रक्चर अवेलेबल है तो मैं इन्फिनिटिव को ही वरीयता दूंगा, ये मेरा सही हो जाएगा। यहाँ पे दैट क्लॉज कर दी थी, इसीलिए मैं इसको हटा दूंगा। अगर सी मेरे पास नहीं होता तो मैं ए को मार्क कर देता, ठीक है। आ जाइए जी अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका क्वेश्चन है, द ड्राफ्ट इज अंडरस्टूड टू हैव बीन व्यूड बाय द एडवाइजरी कमिटी लास्ट वीक। द ड्राफ्ट इज अंडरस्टूड, बेटा ये अंडरस्टैंड करने वाला कौन? ऐसा माना जाता है, ऐसा समझा जाता है। कौन समझता है? पब्लिक, लोग जो इससे रिलेटेड लोग हैं वो, है ना। रिव्यू कौन कर रहा है? आप कहोगे कमिटी, एडवाइजरी कमिटी। तो रिव्यू करने वाले अलग और बिलीव करने वाले अलग। अब जब दोनों डूअर अलग अलग हो जाते हैं ना, तो यहां पे इन्फिनिटिव नहीं लग पाएगा। अब इन्फिनिटिव वैसे लग भी सकता है, अगर अगले वाले को भी पैसे में रखें लग सकता है। वैसे देखा जाए तो अगर इन ऑप्शंस में से आपको डायरेक्ट मार्क करना हो बिना देखे तो कौन सा मार्क करोगे? ए वाला, है ना, इन्फिनिटिव लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो बेटा अगर इस अंडरस्टैंड को चेंज करता तो इसके लिए डूअर क्या आता? पब्लिक वगैरह। क्या कहीं पे लगा रखा है पब्लिक वगैरह? नहीं है। ड्राफ्ट अंडरस्टूड, क्या ड्राफ्ट ने ऐसा समझा? नहीं, पब्लिक ने समझा। इट वॉज अंडरस्टूड लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे इसमें ना एडवाइजरी कमिटी, यहाँ पे लीगल टीम, ये चेंज करना भूल गए थोड़ा सा, समझ रहे हो, पेपर में कुछ ऐसा रहा होगा।
टीम ने मतलब एडवाइजरी कमेटी 2 ऑप्शन में कर दिया, इसमें रह गई। तो ये मान लेना कि वही एडवाइजरी कमेटी ही है, थोड़ा सा क्वेश्चंस को अलग करने की कोशिश करी गई थी, ठीक है, जो कि पकड़ा गया यहाँ पे। इट वॉज अंडरस्टूड दैट लीगल टीम इज रिव्यूइंग, अब शुरुआत में वॉज में अंडरस्टूड था, यहाँ पे इज में आ गया है, वैसे ही गलत हो जाता है। द ड्राफ्ट वॉज रिव्यूड लास्ट वीक एज इज अंडरस्टूड। मैंने आपसे क्या कहा कि ये सब वाले तो आपको बिल्कुल देखते ही एलिमिनेट कर देने, ये आपके आंसर नहीं होंगे, है ना। आगे, द कमिटी इज अंडरस्टूड, अभी भी पैसे में इसलिए रखा है क्योंकि कमिटी अंडरस्टैंड नहीं कर रही है, लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो ये पैसे में ही रहेगा क्योंकि इसका डूअर अभी हमें नहीं पता है। और क्या, टू हैव रिव्यूड, अब टू हैव रिव्यूड एक्टिव है प्लस V3 क्योंकि रिव्यू करने वाला कौन है, एडवाइजरी कमिटी, तो आपको यही करेक्ट आंसर है बेटा, ठीक है। आगे देखें अगला क्वेश्चन आपका, न्यू प्रोटोकॉल्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव बीन इम्प्लीमेंटेड बाय द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अब देखो जी, सबसे पहला एक्सपेक्ट कौन कर रहा है और इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, ये दोनों बातें हैं ना। तो यहां पे ये दिया गया कि इंप्लीमेंट करने वाला कौन और ना एक्सपेक्ट करने वाला कौन। जनरली एक्सपेक्ट करने वाली पब्लिक होगी और इंप्लीमेंट करने वाला अथॉरिटीज होंगी। भाई इंप्लीमेंट कौन करेगा, जिसके पास पावर है इंप्लीमेंट करने की, पावर है यानी कि अथॉरिटी है, अथॉरिटी यानी कि अथॉरिटीज, एडमिनिस्ट्रेशन, अथॉरिटीज, ये सब चीजें आएंगी। अब देखो, ऐसी उम्मीद है कि फाइनेंशियल ईयर के एंड तक जो प्रोटोकॉल्स हैं नए वाले उनको इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा, ऐसी उम्मीद है। पहला ऑप्शन अथॉरिटीज इंप्लीमेंटेड, ये तो पास्ट की बात होगी कि इंप्लीमेंट कर दिया था, क्या कर दिया था, नहीं, सेंस ही बदल गया। द एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेक्ट्स टू इंप्लीमेंट प्रोटोकॉल्स सून। अब देखो सून कहां से आया, पहली बात। दूसरी बात, प्रोटोकॉल्स कौन से वाले, न्यू गायब ही है, ठीक है। एक्सपेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, जनता करती है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। आगे, अथॉरिटीज आर एक्सपेक्टेड, अथॉरिटीज से ऐसी एक्सपेक्टेशन है, किस चीज की एक्सपेक्टेशन है, टू इंप्लीमेंट, कि वह इंप्लीमेंट करेंगे क्या, न्यू प्रोटोकॉल्स, कब तक, बाय फाइनेंशियल ईयर एंड। वैसे यहाँ पे इतना बड़ा फ्रेज था बाय द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, इसको यहाँ ऑप्शंस में रिड्यूस करके बाय फाइनेंशियल ईयर एंड लिख दिया है। दिस इज व्हाट इट इज, हम कुछ नहीं कर सकते, करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। वैसे भी सबसे लंबा वाला ऑप्शन, ठीक है जी, लंबा वाला ऑप्शन सामान्यतः करेक्ट होगा आपका, है ना। द प्रोटोकॉल्स वर इंप्लीमेंटेड एज एक्सपेक्टेड, ये तो हटा ही देना एकदम से। भाई एक बात बताओ, अब तक आपने क्लास देखी, आपको फायदा हुआ वॉइस देखने का? अगर हुआ है फायदा, अभी तो ये तो सिर्फ वॉइस की बात है, अभी पैसेज वाला जब पॉइंट आएगा ना, तो पैसेज में आपको ऐसी ऐसी चीजें सीखने को मिलेंगी कि आप भी देख के ये कहोगे कि सर अगर ये पहले बता दिया होता तो ये 5 क्वेश्चन में से एक भी गलत होने का चांस ही नहीं होता। ऐसी ऐसी चीजें जानने को मिलेंगी। बिना पढ़े और पैसेज के आंसर देंगे कल की क्लास में हम, बिना पढ़े पैसेज के आंसर देंगे कल की क्लास में हम, तो ये बात ध्यान रख लेना भाई। तो आपको कल की क्लास में जरूर लाइव रहना है ना, मतलब लाइव नहीं, जब भी क्लास अपलोड होगी तो देखनी जरूर है। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो अभी के भी, क्योंकि पूरा का पूरा पैटर्न आपके सामने तोड़ के रख दिया जाएगा। सिनोनिम, एंटोनिम, होमोनिम, वन वर्ड, इडियम्स, स्पेलिंग्स, सब कुछ आपके सामने होगा, सब कुछ, ठीक है। PQRS तो ऐसे होंगे चुटकियों में। आ जाओ जी। द एलिगेशन दैट द सिस्टम हैड बीन हैक्ड वाज डिनाइड बाय हिम, भाई वो एलिगेशन कि सिस्टम को हैक किया गया था उसने डिनाई किया है। पैसिव से एक्टिव में जाना है, ये हैड बीन हैक्ड एक वर्ब है, पैसिव है, वॉज डिनाइड एक वर्ब है। अच्छा एक बात बताओ, उसने डिनाई किया है कि सिस्टम हैक हुआ था, क्या जरूरी ये है कि हैक इसने किया हो? हैकर कोई अलग हो सकता है और डिनाई करने वाला कोई अलग। मान लीजिए कल को हमारे जो एविएशन मिनिस्टर हैं वो आके डिनाई करते हैं कि ना जी सिस्टम हैक नहीं हुआ था, अभी दिल्ली में हुआ था ना कुछ सिस्टम हैक वैक हुआ था, तो हैक करने वाला कोई और डिनाई करने वाला कोई और, तो ये बात भी ध्यान रखनी है। देखो एक बार, ही डिनाइड, उसने डिनाई किया, तो डिनाई वर्ब को किस में ले आए, एक्टिव में ले आए। ही डिनाइड दैट द सिस्टम हैड बीन हैक्ड, इसको पैसिव का पैसिव इसलिए रखा क्योंकि ये तो पता ही नहीं है कि सिस्टम हैक किया किसने था, तो ये आपका पॉसिबल आंसर है। द हैकिंग ऑफ द सिस्टम वॉज डिनाइड बाई हिम, ये तो पैसिव का पैसिव ही छोड़ दिया, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। इट वॉज डिनाइड, डिनाई को तो फिर पैसिव में रख लिया। दैट द हैकिंग अकर्ड बाई हिम, ये तो वैसे ही गलत हो गया। ही हैड डिनाइड, इसको परफेक्ट में ले जाने की जरूरत ही नहीं थी, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस था ये। हैकिंग द सिस्टम, वैसे भी इस सेंटेंस का मतलब है कि उसने डिनाई किया कि उसने हैक नहीं किया है, तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? आपको कहोगे सर ए ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे लगभग बराबर के ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन हैं, तो वो जो बड़े वाला पॉइंट है ना वो नहीं लग पाएगा।
आई विल बी डिलीवरिंग। अब विल बी डिलीवरिंग का कायदे से नहीं बनना चाहिए था, लेकिन ये लोग बना रहे हैं, तो विल बी बीइंग डिलीवर्ड, आर नहीं आएगा, विल के साथ बीइंग डायरेक्ट नहीं आएगा, हैव बीन लिखने की जरूरत नहीं, परफेक्ट हो जाता है, ए ऑप्शन हो जाएगा, है ना। अगला, यू हैड बीन मेकिंग। अब कायदे से तो हैड बीन को भी नहीं लिखना चाहिए, लेकिन हैड बीन बीइंग और मेड ये आ जाएगा, ठीक है। तो हैड बीन मेड, बीइंग नहीं है, वर मेड नहीं है, हैड बीन रिपोर्टेड नहीं है, हैड बीन मेड, इसमें से बीइंग वाला तो ऑप्शन ही गायब है। अब की बार एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो भाई, यू हैड बीन मेकिंग द स्टाफ रिपोर्ट डिस्क्रिपेंसीज साइलेंटली। अच्छा, पूरा सेंटेंस है। अब देखो, मेक यहाँ पे कॉजेटिव वर्ब है और रिपोर्ट आपका क्या है, V1 है, बेयर इन्फिनिटिव। तो एक तो जब ये पैसिव में जाएगा तो स्टाफ को सब्जेक्ट बना देंगे, हैड बीन मेकिंग को इन्होंने हैड बीन मेड लिख दिया है, वर मेड ना लिख के, ठीक है। तो यहाँ पे हैड बीन रिपोर्टेड तो गलत ही हो जाएगा, क्योंकि वर्ब आपकी क्या है, मेक है, ये गलत हो जाएगा। हैड बीन मेड है, हैड बीन मेड के बाद में बेयर इन्फिनिटिव लिख दिया है। आपको ये कॉजेटिव वर्ब पढ़ाते टाइम बार बार पढ़ाया गया है कि जब भी मेक को पैसिव में ले जाएंगे, जब भी पॉजिटिव वर्ब्स पैसिव वॉइस में जाती हैं, तो फिर आपका बेयर इन्फिनिटिव नहीं 2+B बनाता है, इसीलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी क्या हुआ, मैंने तो समझा था वो होगा हैड बीन बीइंग वाला, लेकिन वो नहीं निकला। आपको सिर्फ पैटर्न्स रट्टा नहीं मारने हैं, आपको ये भी समझना है कि कौन से ऑप्शन में क्या दे रखा है। पूरा सेंटेंस पढ़ा तो पता चला पॉजिटिव वर्ब वाला दे रखा पॉइंट। आगे देखो, द एसेट्स वर बिलीव्ड टू हैव बीन मिस एलोकेटेड बाई सर्टेन बोर्ड मेंबर्स ओवरऑल सेवरल क्वार्टर्स। बिलीव्ड, भैया बिलीव करने वाला कौन, दूसरा। मिस एलोकेट करने वाला कौन, मिस एलोकेट किसने किया, सर्टेन बोर्ड मेंबर्स ने। लेकिन क्या ऐसा ये लोग मानते हैं या पब्लिक मानती है? आप कहोगे सर पब्लिक मानती है। अगर पब्लिक मानती है तो इसका मतलब है कि इस वाली बिलीव को एक्टिव में मत ले आना। सर्टेन बोर्ड मेंबर्स बिलीव्ड, सबसे पहले ना बच्चों का यही मन करेगा कि वर बिलीव्ड है, बाई लगा रखा है, इसको आगे देखें और इसको आंसर मार्क कर दें। बस यही गलती नहीं करनी है। मैं बार बार आपसे क्या कह रहा हूं कि अगर दो वर्ब आ रखी हैं तो दोनों को देखो कि बिलीव करने वाला कौन और मिस एलोकेट करने वाला कौन। बिलीव करने वाली जनता है भैया, एसेट्स को मिस एलोकेट किया गया है सर्टेन बोर्ड मेंबर्स के द्वारा। ये बात कौन बिलीव करता है, ये कौन मानता है? क्या वो मेंबर मान रहे हैं या जनता मानती है ऐसा? भाई जनता को ऐसा लगता है कि मिस एलोकेट किया गया है, किसके द्वारा, उन मेंबर्स के द्वारा। तो मेंबर्स को नहीं लग रहा है, जनता को लग रहा है। तो ये ऑप्शन इसलिए गलत है। सर्टेन बोर्ड मेंबर्स आर बिलीव्ड। अब आप कहोगे सर ये तो इज एमआर आ गया। अब यहां पे भी इज बिलीव्ड है, यहां पे भी आर बिलीव्ड है, और यहां पे क्या है, बोर्ड मेंबर्स बिलीव्ड। मेंबर तो बिलीव नहीं कर रहे हैं, मेंबर बिलीव नहीं कर रहे हैं, तो दिस इज एलिमिनेटेड। है ना कमाल की बात कि ये भी एलिमिनेट हो गया और ये भी एलिमिनेट हो गया, और आप में से ज्यादातर बच्चे इसकी तरफ ही जाते। लेकिन मैंने क्या कहा है कि पैटर्न एनालिसिस एंड ट्रेंड हंटिंग, जो ट्रेंड है ना उसको हंट डाउन करने की जिम्मेदारी आपके भाई की है। बढ़िया से समझा रहा हूँ ना भाई, पढ़ा रहा हूँ। अगर बढ़िया लग रहा है तो यार शेयर जरूर कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, है ना, मजा आ जाना चाहिए। आप लोग जितना जल्दी हो सकता है ना, इसको मैं अभी चैनल को जितना आगे आप ले जा सकते हैं ले जाइए, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट की जब जब बात आएगी तो आप ये चैनल खोल के देखना। अगर आपको लगता है ना कि आपको बेहतरीन ढंग से प्रैक्टिस करनी है तो आप सीधे जाइए टॉप 50 क्वेश्चंस खोलिए। यार क्रीम कंटेंट जो होता है ना, क्रीम, वो आपको मिलेगा, क्रीम क्रीम एकदम, ठीक है। तो आप खोलिए तो सही, प्रैक्टिस करिए तो सही, मजा आएगा आपको। सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा हमेशा के लिए, है ना। आ जाओ जी। सर्टेन बोर्ड मेंबर्स आर बिलीव्ड, किस चीज के लिए बिलीव किया जा रहा है, टू हैव मिस एलोकेटेड। आर बिलीव्ड किस लिए सही है बेटा, इसलिए सही है क्योंकि ये बिलीव नहीं कर रहे हैं, पब्लिक बिलीव करती है, इनके ऊपर ऐसा भरोसा है कि ये ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। सो टू हैव मिस एलोकेटेड, यहां पे भी इन्फिनिटिव था, हैव बीन था, उसको पैसिव से एक्टिव में लाएंगे तो हैव प्लस V3 आ गया, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे भी आपको लगा नहीं था कि 3 छोटे और 1 लंबे वाला ऑप्शन यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इट इज बिलीव दैट मेंबर्स मिस एलोकेट द फंड, ये तो वैसे भी प्रेजेंट में आ गया पूरे तरीके से, ये भी प्रेजेंट में, लेकिन टू हैव मिस एलोकेटेड ये परफेक्ट इन्फिनिटिव है, पास्ट की बात कर देगा, लेकिन ये तो मिस एलोकेट तो प्रेजेंट में वर्ब आ गई, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। इसका तो सेंस है कि ऐसा माना जाता है कि वो करते हैं, करते नहीं है, पास्ट में करते थे। देखो, द एविडेंस वॉज प्रिज्यूम्ड टू हैव बीन फोर्ज्ड बिफोर बीइंग प्रेजेंटेड इन कोर्ट। सबसे पहले प्रिज्यूम करने वाला कौन, और दूसरा
फोर्ज करने वाला कौन? दो चीजें हैं ना पैसिव में। सबसे पहले फोर्ज करने वाला कौन? कोई व्यक्ति होगा। और प्रिज्यूम करने वाला कौन? कोर्ट तो नहीं करेगा, जनरली पब्लिक प्रिज्यूम करती है, पब्लिक मान के चलते हैं कि यार ये जो एविडेंस है ना फोर्ज्ड है। देख लेते हैं। वैसे तो देख के लग ही रहा होगा कि ए ऑप्शन जो है वो इतना लंबा है कि इस पर बिना पढ़े भी हम आंसर मार्क कर सकते हैं कि ये आपका सही आंसर है। ठीक है। वैसे अगर एसएससी वालों ने ये वीडियो देख ली तो कहेंगे बेटा ये तेरी ट्रिक फेल करके दिखाएंगे। तो बेटा क्योंकि वो लोग वीडियो देख सकते हैं इसीलिए कोशिश ये करना कि सिर्फ ट्रिक पे मत जाना, ट्रिक पे जाने के साथ साथ मैं एक एक चीज को लॉजिकली भी समझा रहा हूं। ठीक है। वैसे एआई क्वेश्चन बनाएगा तो ये चीजें चलेंगी। ठीक है। आ जाओ। इट इज प्रिज्यूम्ड, या तो एसएससी की मेहनत बढ़वा दूंगा या फिर आप लोगों की मेहनत आसान कर दूंगा। अगर आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हो तो एसएससी को भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर एसएससी एआई पे ऐसे ही चला तो फिर आंसर मार देना, कोई दिक्कत नहीं है। द कोर्ट प्रिज्यूम्ड द एविडेंस टू बी फोर्ज्ड। मैंने क्या कहा है? प्रिज्यूम कोर्ट नहीं करेगा ये फोर्ज है। कोर्ट तो देखेगा, एनालाइज करेगा। प्रिज्यूम करता है कौन? पब्लिक। पब्लिक मानती है अरे फर्जी है ये तो। कोर्ट तो सुनता है, देखता है एविडेंस को। गलत हो जाएगा। द एविडेंस हैड बीन फोर्ज्ड द कोर्ट प्रिज्यूम्ड। अगेन कोर्ट प्रिज्यूम नहीं करेगा। फोर्जरी ऑफ एविडेंस वॉज प्रिज्यूम्ड टू अकर। नहीं। देखो इट इज प्रिज्यूम्ड। अब आप कहोगे सर ये फिर से प्रेजेंट में कैसे आ गया? क्या कर सकते हैं? फोर्ज करने वाला क्या है? समवन हैड फोर्ज्ड द एविडेंस बिफोर प्रेजेंटिंग इट इन कोर्ट। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा माना जाता है। इट इज प्रिज्यूम्ड ऐसा माना गया है। अब वैसे कायदे से इट वॉज प्रिज्यूम्ड होना चाहिए था। मैं और आप क्या कर सकते हैं? है ही नहीं ऑप्शन में, नहीं है तो यही मानना पड़ेगा। क्या मैं ये कह रहा हूं कि इज यहां पे सही है? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन इनमें से अगर एक लगाना पड़ेगा तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो क्या इस हिसाब से एसएससी का कोई गलत आंसर है ही नहीं? ऐसा नहीं है एसएससी ने गलत आंसर नहीं दिए, गलत आंसर भी दिए एसएससी ने। बता दूंगा अभी कौन से दिए। द सुप्रीम कोर्ट लेट द पिटिशनर। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, द सुप्रीम कोर्ट सब्जेक्ट है, लेट आपकी वर्ब है। लेट वर्ब को पैसिव में जब लिखते हैं तो अलाउड टू में चेंज कर देते हैं, ध्यान रखना। लेट को पैसिव में नहीं लिखा जाता है। ठीक है। सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर है जिसमें लेट पैसिव में आ जाती है, ही वॉज लेट गो, बस इसी में, इसके अलावा कहीं और नहीं आती है। सबसे पहले लेट को, एक तो लेट वर्ब को पैसिव में करना है। ठीक है। अच्छा ये आर्ग्यू क्या है? आप कहोगे सर आर्ग्यू तो आपका इन्फिनिटिव है, बेयर इन्फिनिटिव। लेट समबडी डू समथिंग, ये तो V1 है, बेयर इन्फिनिटिव है। पैसिव वॉइस में बेयर इन्फिनिटिव किस में बदल जाता है? आप कहोगे 2 + V1 में। देखो द मोशन वॉज आर्ग्यूड बाई द पिटिशनर विदाउट इंटरप्शन। हम कहना क्या चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्ग्यू करने दिया, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि मोशन को आर्ग्यू किया गया। ये तो बात ही बदल दी, बात बदल दी तो गलत हो जाएगा। द पिटिशनर वॉज लेट टू आर्ग्यू, मैंने क्या कहा था? लेट को पैसिव में यूज नहीं करते हैं क्योंकि लेट के बाद हमेशा क्या आता है? बेयर इन्फिनिटिव। यहाँ पे क्या है? फुल इन्फिनिटिव। लेट के साथ आता है बेयर इन्फिनिटिव और पैसिव में आता है फुल इन्फिनिटिव, इसीलिए लेट पैसिव में नहीं आता है ना, तो इसीलिए गलत हो जाता है। द सुप्रीम कोर्ट वॉज लेटिंग, अब ये कॉन्टिन्यूस टेंस बना के भी कुछ नहीं होगा, तो द पिटिशनर वॉज अलाउड किस चीज के लिए? टू आर्ग्यू द मोशन विदाउट इंटरप्शन। आगे देखेंगे। द डिसीजन वॉज एक्सपेक्टेड टू बी मेड बाई द बार एसोसिएशन आफ्टर फर्दर रिव्यू। भाई साहब एक्सपेक्ट करने वाले कौन? पब्लिक, जनता। डिसीजन देने वाले कौन? बार एसोसिएशन, यानी कि दोनों अलग अलग हैं। देखो बार एसोसिएशन एक्सपेक्टेड नहीं जी, एक्सपेक्ट करती है पब्लिक, एसोसिएशन थोड़ी एक्सपेक्ट करेगा। जनता एक्सपेक्ट करती है कि सुप्रीम कोर्ट डिसीजन कब देगा, बार एसोसिएशन डिसीजन कब देगा, कोई काउंसिल डिसीजन कब देगी, कमिटी डिसीजन कब देगी। ठीक है, जनता। तो ये वाला स्ट्रक्चर आपका गलत हो गया। इट वॉज एक्सपेक्टेड लिख सकते हैं, वैसे सबसे बड़ा यही है, यही करेक्ट आंसर होगा, है ना। देखो द बार एसोसिएशन मेड द डिसीजन एज वॉज एक्सपेक्टेड। हम तो कह रहे हैं कि ऐसी एक्सपेक्टेशन थी कि डिसीजन लिया जाएगा बार एसोसिएशन के द्वारा आफ्टर फर्दर रिव्यू। ये तो कह रहा है कि बार एसोसिएशन ने डिसीजन दे दिया जैसा कि एक्सपेक्टेड था, नहीं। द बार एसोसिएशन वॉज एक्सपेक्टेड टू हैव मेड द डिसीजन, ऐसी एक्सपेक्टेशन थी कि बार एसोसिएशन डिसीजन देगा। ये करेक्ट हो सकता था, लेकिन इसमें जो एक जरूरी बात थी कि कब देगा, आफ्टर फर्दर रिव्यू, वो तो गायब ही है, बस गलत हो जाता है। ठीक है, आगे
तो इट वॉज एक्सपेक्टेड, ऐसा एक्सपेक्ट किया था। दैट, मैंने कहा था ना इन्फिनेटिव से दैट क्लॉज में आ सकते हैं। द बार एसोसिएशन वुड मेक, अब आप कहोगे सर वुड कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टू बी मेड, यानी कि पैसिव स्ट्रक्चर है। इन्फिनेटिव को जब हम एक्टिव में जाते हैं, देखो इन्फिनेटिव क्या होता है, फ्यूचरिस्टिक इन नेचर, फ्यूचरिस्टिक इन नेचर। तो नॉर्मली इन्फिनेटिव को हम विल में बदलते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पास्ट था आगे, तो विल में ना बदल के किस में बदल देंगे, वुड में बदल देंगे। ये वाला इस रीजन से भी गलत हो जाता है, क्योंकि क्या यहाँ पे परफेक्ट इन्फिनेटिव था, नहीं, लेकिन यहाँ पे तो परफेक्ट है, गलत हो जाएगा। ये भी कारण हो सकता था। कौन सा ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर तो लास्ट में वही बनेगा जो लंबे वाला है। अब आप कहोगे सर ये आपका आंसर सही हो जाएगा है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, इस पर हमें गहन विचार करने की जरूरत है, ठीक है। इसका एसएससी ने जो आंसर दिया है और जो आंसर होना चाहिए उसमें भी फर्क है ना। एक बार देखते हैं। द मैनेजर इज नोन, ऐसा माना जाता है, ऐसा जाना जाता है, टू हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड, कि मैनेजर, अब मैनेजर इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है ना, मैनेजर नो कर रहा है, बाई एक्सटर्नल एडवाइजर्स। देखो इन्फ्लुएंस करने वाले एक्सटर्नल एडवाइजर्स, लेकिन इस चीज को जानने वाले या मानने वाले जनता, पब्लिक। पब्लिक ही तो ऐसा मानती है, पब्लिक ही तो ऐसा जानती है ना। तो इसका मतलब है फिर इसका आंसर कैसे हमें निकालना है, सबसे पहले एक्सटर्नल एडवाइजर्स आर नोन टू इन्फ्लुएंस द मैनेजर। भाई जो एक्सटर्नल एडवाइजर्स हैं वह जाने जाते हैं, किस चीज के लिए जाने जाते हैं, टू इन्फ्लुएंस, के वह इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, मैनेजर को। लगेगा पहले लुक में कि सही है, लेकिन क्या सही है भाई, ये देखो जाना जाता है, अब किस चीज के लिए, कि टू हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड, यानी ये तो परफेक्ट एक्शन है। अगर ये परफेक्ट है इसका मतलब है ये तो, अब अगर माना जाता है तो इन्फ्लुएंस कब किया होगा, पास्ट में। अब परफेक्ट से यहाँ पे क्या बना दिया, सिंपल इन्फिनेटिव। सामान्यतः इसको हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है ना, टेंस की अदला बदली हो जाती है पूरे तरीके से, ठीक है। और टेंस की अदला बदली सामान्यतः हमें नहीं करनी चाहिए, गलत हो जाता है जी। आगे, समवन न्यू द मैनेजर वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई एक्सटर्नल एडवाइजर्स। अच्छा, क्या यहाँ पे डूअर समवन होना चाहिए, जनता जानती है, समवन का मतलब तो कोई एक व्यक्ति, या तो एवरीवन होता, एवरीवन न्यू, सब जानते थे, ठीक है, सब जानते थे। क्या जानते थे, कि जो मैनेजर है उसको इन्फ्लुएंस किया गया था, किसके द्वारा, एक्सटर्नल एडवाइजर्स के द्वारा। तो अगर समवन की जगह पे एवरीवन होता तो मैं कह सकता था कि ये आंसर हो जाएगा, अदरवाइज ये तो गलत है, मीनिंग मैच ही नहीं करेगा। पीपल नो, लोग जानते हैं। अब ये तो वैसे इसमें ना न्यू की वजह से भी ये गलत हो जाता है ना। पीपल नो, लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, दैट के द मैनेजर वॉज इन्फ्लुएंस्ड, कि मैनेजर को इन्फ्लुएंस किया गया था, किसके द्वारा, एक्सटर्नल एडवाइजर्स के द्वारा। आप कहोगे कायदे से आंसर तो ये भी हो सकता है, क्योंकि इसमें दोनों ही वर्ब को एक्टिव में लिया है, इस नो को भी और इस इन्फ्लुएंस वाले को भी, ठीक है, दोनों को ही लिया है। लेकिन कायदे से अब देखो, नहीं दोनों को नहीं लाए, नो को एक्टिव में लिया है और इन्फ्लुएंस को पैसिव में ही रखा है, ये तो पैसिव ही है, ठीक है। अच्छा, एक बार डी ऑप्शन भी देख लेते हैं, इसको एलिमिनेट नहीं करते, डी वाला देख लेते हैं। एक्सटर्नल एडवाइजर्स आर सेड, ऐसा कहा जाता है। अब कायदे से देखा जाए तो कहा जाता है या माना जाता है, दोनों ही आपके लगभग एक ही सेंस देते हैं, ठीक है। मतलब दे आर नोन या दे आर सेड एक ही बात होती है। टू हैव इन्फ्लुएंस्ड द मैनेजर, अगर ये वाला स्ट्रक्चर देखोगे तो लगेगा कि डी ऑप्शन सही है। ये वाला देखोगे तो इसमें जो इन्फ्लुएंस वाली बात है ना, यही एक्टिव में है, मतलब यही पैसिव में है। इस सेंटेंस के अंदर मेन बात क्या है, ऐसा जाना जाता है, इस बात को एक्टिव में लिखना है, या फिर जो मैनेजर है उसको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, ये वाली बात। आप कहोगे सर ये जो बाई लगा रखा है ना, ये मेन पैसिव है, तो इसको एक्टिव में लाना जरूरी है, इस वाले शब्द को, इस वाली वर्ब को एक्टिव में लाना जरूरी है। अगर इस वाली वर्ब को एक्टिव में लाना जरूरी है तो ये तो पैसिव का पैसिव ही रह गया, इसीलिए सी को हमें अवॉइड करना चाहिए कि भैया हमें पैसिव से एक्टिव में आना था, तो मैं कहूँगा कि सी को अवॉइड कर दें। अब सी को भी अगर हमने अवॉइड कर दिया, वैसे इसमें ए, सी और डी तीनों ही क्लोज हैं। एसएससी ने क्या आंसर दिया है, एसएससी ने आंसर दिया है कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। मैं क्या कहूँगा यार, ए से तो सी बेहतर था, क्योंकि वो वाली बात खत्म कर दी ना इन्होंने। यहाँ पे देखोगे इन्होंने इन्फिनेटिव नॉर्मल वाला ले लिया है, यहाँ पे देखोगे ये प्रेजेंट है, परफेक्ट इन्फिनेटिव था तो ये पास्ट में कर दिया इन्होंने, ये मैं फिर भी मान लेता।
मैं कहूंगा ए से बेहतर तो सी होता। ठीक है, अब सी और डी हमारे पास दो बचे कि सी को माने या डी को माने। एसएससी ने ए दिया है, मैं पहले ही बता देता हूं। ठीक है, अब देखो, एक्सटर्नल एडवाइजर्स आर सेड टू हैव इन्फ्लुएंस्ड द मैनेजर। बस इसमें गड़बड़ यह है कि सैड की जगह अगर नोन होता तो ये आंसर सही हो जाता। यहां पे गड़बड़ यह है कि जो मेन चीज पैसिव में थी उसको पैसिव में ही छोड़ दिया है। लेकिन अगर हम आंसर की पे नजर दौड़ाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पैसिव से पैसिव में ही कर रखे हैं इन्होंने। फिर इस हिसाब से तो हमें यही मार देना चाहिए। अब देखो, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें से पूरे तरीके से कौन सा सही है, तो ना तो ये पूरे तरीके से सही, ना ये पूरे तरीके से सही, और ना ही ये पूरे तरीके से सही। तीनों में से आंसर कौन सा हो सकता है? एक नजरिए से ये भी हो सकता है, एक नजरिए से ये भी हो सकता है, और एक नजरिए से ये भी हो सकता है। इनिशियल आंसर की में आंसर कौन सा है? ये है। मैं कहूंगा एआई के हिसाब से मुझे लगता है एआई इस वाले को आंसर हो सकता है, फाइनल करके दे दे, सबसे लंबे वाला है। ठीक है, आप जिसके साथ जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं, इट्स अप टू यू। एसएससी ने ये वाला दिया था जो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, उसमें क्या दिक्कत है मैंने ये भी बता दिया है। ठीक है, आ जाओ। नो एफर्ट्स वर सीन टू हैव बीन मेड बाय यू टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। ऐसा आपको देख के लगा ही नहीं है कि आपने, अब सीन देखने वाला कौन और एफर्ट करने वाला कौन? आप कहोगे सर देखने का काम क्या यू ने किया है, आप कहोगे नहीं भाई, एफर्ट करने वाला यू, लेकिन देखने वाला कौन? पब्लिक कह सकते हो, जनता कह सकते हो, या यूं कह सकते हो कि मुझे नहीं दिख रहे कि आप कोई एफर्ट कर रहे हो। अच्छा, ये देख लेते हैं। यू सीम्ड टू हैव रिजॉल्व द प्रॉब्लम, ये तो मैं कहना चाह रहा था कि कोई एफर्ट, वैसे देखते लग रहा होगा ना ये आंसर होगा। ठीक है, ये तो मैं खुद ही कह रहा था कि, मतलब मैं तो कह रहा था कि तुम्हें देख के लग नहीं रहा है कि एफर्ट कर रहे हो। इसमें तो नो को ही गायब कर दिया है, इसमें भी नो को गायब कर दिया है, इसमें भी नो को गायब कर दिया है। हो गया पैटर्न करेक्ट। इट वॉज सीन, ऐसा देखा गया, दैट यू हैड मेड नो एफर्ट्स, आपने कोई एफर्ट्स नहीं करे। आगे अगला आपका क्वेश्चन है, द डिपार्टमेंट शुड बी ऑडिटिंग द सब्सिडियरी अकाउंट्स दिस क्वार्टर। कि भैया जो डिपार्टमेंट है उसको ऑडिट करने चाहिए सब्सिडियरी अकाउंट। अब शुड बी ऑडिटिंग, तो शुड बी बीइंग ऑडिटिंग, ये आपका करेक्ट होगा। शुड हैव कर दिया है, आर कर दिया है, शुड बी बीइंग ऑडिटेड, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अभी देखो कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, अभी कराऊंगा, सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन बीच में आपको एक बार बता देता हूं भाई, अगर आप चाहते हो ना कि इस डेप्थ, इस तरीके की आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, तो भाई मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप कोई बैच लेना चाहते हो और पढ़ना चाहते हो एक बैच के थ्रू, आप एक बार इंग्लिश स्पेशल वीओडी बैच हमारा जरूर चेकआउट करें। हम इसको मतलब अपडेट करने में लगे हुए हैं और 3.0 में ये कन्वर्ट किया जा रहा है, और बेहतरीन कंटेंट है इसके अंदर। बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको अगर कहीं मिल सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ यही मिलेगा। जिस तरीके से आपने पढ़ाने का मेरा तरीका देखा है, आपने टॉप 50 सीरीज देखी होगी, नहीं देखी है तो देख जरूर लेना, आपने अभी इस वाली क्लास में देखा होगा, तो कंटेंट में कहीं कमी नहीं रहेगी। कमी आपके तरफ से अगर नहीं रही तो बेहतर से बेहतर कंटेंट मिलेगा और ज़बरदस्त तरीके की चीज़ें मिलेंगी। आप बस ये बैच से पूरी की पूरी ग्रामर को चेकआउट कर सकते हैं। लाइफ टाइम वैलिडिटी है, सिर्फ 799 का फीस है, और आरजी विक्रमजीत ऐप जो हमारा है वहाँ पे आपको मिल जाता है ये बैच। ठीक है, आ जाइए भाई, फर्दर फिर से चलते हैं अपनी प्रैक्टिस की तरफ। अब थोड़ा सा मैं स्पीड अप भी करना चाहूँगा क्योंकि सेम पैटर्न बार बार आएंगे तो उनका कोई सेंस नहीं बनेगा। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द कॉन्ट्रैक्ट वॉज फाउंड टू हैव बीन वायलेटेड। अब देखो, एक तो पाया किसने और वायलेट किसने किया। वायलेट करने वाला कोई व्यक्ति होगा और पाया किसने होगा? भाई कॉन्ट्रैक्ट वायलेट हुआ है, ये जनता को पता चलेगा या किसी अथॉरिटी को पता चलेगा? आप कहोगे सर अथॉरिटी को पता चलेगा। तो पाया किसको मतलब किसने पाया होगा, किसने फाइंड किया होगा? अथॉरिटी ने। वायलेट करने वाला कौन है? कोई पार्टी जो इन्वॉल्व है वो रही होगी, कोई पर्सन रहा होगा। इट वॉज फाउंड दैट समवन वायलेटेड द कॉन्ट्रैक्ट। देखने में बड़ा प्यारा सा लगेगा मार दो यार यही सही है, लेकिन मैं आपको एक चीज समझाता हूं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के लिए मैं समवन लगाना पड़े? समवन कब लगाते हैं? जब डूअर अननोन हो। ऐसा पाया गया कि किसी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया है। अरे जब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट टूटा है, तो पता तो होगा किसने तोड़ा है। यानी कि हियर द डूअर कैन नॉट बी समवन। समवन यहां पे डूअर नहीं हो सकता है, इसीलिए मैं कहूंगा कि ये तो एलिमिनेटेड है। अथॉरिटीज फाउंड, अथॉरिटीज ने पाया, क्या पाया? द कॉन्ट्रैक्ट वॉज बीइंग वायलेटेड। ये तो कॉन्टिन्यूस बना दिया है, हमें क्या चाहिए था? परफेक्ट वाला स्ट्रक्चर था, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। अथॉरिटीज फाउंड, अथॉरिटीज ने पाया, क्या पाया? दैट हिडन है द कॉन्ट्रैक्ट हैड बीन वायलेटेड।
इट हैड बीन फाउंड, अब इसको तो परफेक्ट में ले जाने की जरूरत ही नहीं थी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपको? ये वाला, सी वाला। यहां से दैट आपका हिडन है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि कई बार इसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द एलिगेशन दैट द सिस्टम हैड बीन टेम्पर्ड विथ वाज डिसमिस्ड एज बेसलेस। सबसे पहले हैड बीन टेम्पर्ड विथ, टेम्पर करने वाला कौन? कोई व्यक्ति रहा होगा, और डिसमिस करने वाला कौन? कोई दूसरा व्यक्ति रहा होगा। भाई एलिगेशन लगा कि सिस्टम से टेम्परिंग हुई है, सरकार का एक व्यक्ति आता है वो कहता है नहीं जी सिस्टम से कोई टेम्परिंग नहीं हुई है, टेम्पर करने वाला कोई अलग और डिसमिस करने वाला इस एलिगेशन को कोई अलग। आ जाइए, द सिस्टम टेम्पर्ड द एलिगेशन क्या ये कहना चाह रहे हो कि सिस्टम ने एलिगेशन को टेम्पर किया? सेंटेंस का मीनिंग ही गलत। द डिसमिसल ऑफ द सिस्टम टेम्परिंग वॉज एलिजिड, ये तो सेंटेंस ही अलग है। इट वॉज डिसमिस्ड एज बेसलेस, इस चीज को डिसमिस कर दिया गया एज बेसलेस। क्या द सिस्टम वॉज टेम्पर्ड विथ, लगेगा कि सही तो है, लेकिन एक बात बताओ, हमें पैसिव से कहां जाना था? एक्टिव। ये क्या है? पैसिव। ये क्या है? पैसिव। गलत हो जाएगा। अथॉरिटीज डिसमिस्ड, डिसमिस करने वाली अथॉरिटीज, किस चीज को डिसमिस किया? द एलिगेशन। एलिगेशन क्या था? दैट समवन, टेम्पर करने वाला कोई व्यक्ति, हैड टेम्पर्ड विद द सिस्टम। वैसे भी सबसे लंबे वाला ऑप्शन डी ऑप्शन वही होगा आपका करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, आई हैड नॉट बीन कंसिडरिंग ऑल्टरनेटिव सिनेरियोज सफिशिएंटली। जैसे ही आप देखेंगे आई हैड नॉट बीन कंसिडरिंग, तो ये वही हैड प्लस में नॉट प्लस में बीन प्लस में बीइंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैड नॉट हैड, हैड को दो बार नहीं लिखना है, वर आ गया गलत हो जाएगा, हैड गलत हो जाएगा, हैड नॉट बीन बीइंग कंसिडर्ड, ये करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे अगला, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। देख लेते हैं एक बार, वैसे साइज देख के तो यही लग रहा है कि ये सही हो जाएगा, बाकी फिर भी देख लेते हैं। द फैक्ट दैट द प्रोटोकॉल हैड बीन चेंज्ड आफ्टर द वोटिंग वॉज नॉट कम्युनिकेटेड टू द काउंसिल। अब ये क्या है? एक तो चेंज किसने किया, दूसरा कम्युनिकेट ना करने वाला कौन, अलग अलग लोग हैं। पैसिव से एक्टिव जाना है, द चेंज्ड रूल वॉज नॉट कम्युनिकेटेड, ये तो पैसिव ही है, और दूसरा प्रोटोकॉल की बात कर रहे थे ना कि रूल की, तो ये गलत हो जाएगा। द प्रोटोकॉल वॉज कम्युनिकेटेड आफ्टर द चेंज नॉट बिफोर, ये थोड़ी कर रहे हैं हम। द फैक्ट दैट द प्रोटोकॉल हैड बीन चेंज्ड आफ्टर द वोटिंग, ये तो बात ही नहीं है। ये तो हम कह रहे हैं कि कम्युनिकेट नहीं किया गया, और यहां पे कह रहे हैं कम्युनिकेट कर दिया, नहीं। द काउंसिल वॉज नॉट इन्फॉर्म्ड, काउंसिल को इन्फॉर्म नहीं किया गया था दैट के द प्रोटोकॉल हैड बीन चेंज्ड आफ्टर वोटिंग। पूरी जानकारी तो इसी के अंदर है, लेकिन इसको सही नहीं मान पा रहा हूं। क्यों नहीं मान पा रहा हूं? हमें चाहिए था पैसिव से एक्टिव, ये भाई क्या है? पैसिव, और ये भाई क्या है? पैसिव। अगर पूरा पैसिव ही है तो घनचक करो, पैसिव से पैसिव बनवा रहे हो क्या? वो तो नहीं होना चाहिए था। समवन चेंज्ड द प्रोटोकॉल एंड अवॉइडेड कम्युनिकेशन, इसका सेंस ही अलग है। हम कहना तो ये चाह रहे थे कि भाई ये बात कि प्रोटोकॉल को वोटिंग के बाद चेंज किया गया, ये बात कम्युनिकेट नहीं करी गई काउंसिल को, लेकिन इसमें ना तो काउंसिल है, ना वोटिंग की बात है, ना इसमें ढंग से कि चेंज कद्दू है, ये वैसे ही गलत है। अब देखा जाए तो सिर्फ सी ऑप्शन बचा, लेकिन क्या सी आंसर होना चाहिए? द आंसर इज नो, लेकिन मजबूरी है सर, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। सबसे लंबा ऑप्शन तो यही है ना। आंसर ये नहीं होना चाहिए। द मेट्रो वॉज नोन टू हैव बीन ऑपरेटेड मैनुअली ड्यूरिंग द टेस्टिंग फेज, लग रहा है कि या तो ये होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए, देख लेते हैं एक बार, ठीक है। द मेट्रो वॉज नोन, अब सबसे पहले जानने वाले कौन कौन ये मानता है कि मेट्रो को ऑपरेट किया गया था मैनुअली, और दूसरा ऑपरेट करने वाला कौन, देख लेते हैं। मैनुअल ऑपरेटर्स वर नोन, ये तो पैसिव का पैसिव छोड़ दिया, टू टेस्ट द मेट्रो, ये तो सेंटेंस पूरा बदल ही है। आगे, समवन वॉज नोन टू ऑपरेट द मेट्रो मैनुअली ड्यूरिंग टेस्टिंग, क्या ये हो सकता है? समवन वॉज नोन टू ऑपरेट द मेट्रो मैनुअली ड्यूरिंग टेस्टिंग, पॉसिबल तो है यार, बाकी देख लेते हैं। इट वॉज नोन, ऐसा
माना जाता था दैट द मेट्रो हैड बीन मैनुअली टेस्टेड। हमें यहाँ पे लिखना था मैनुअली ऑपरेटेड, लेकिन यहाँ पे लिख दिया मैनुअली टेस्टेड, तो ये तो गलत हो जाएगा। इट इज नोन दैट समवन मैनुअली ऑपरेटेड द मेट्रो ड्यूरिंग टेस्टिंग। अब देखो, ना तो पूरे तरीके से ये सही है क्योंकि यहाँ पे इट इज नोन कर दिया है, और ना ही पूरे तरीके से ये सही है क्योंकि यहाँ पे टू ऑपरेट लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे होना क्या चाहिए था, टू हैव ऑपरेटेड। इस सेंटेंस में इसको नॉर्मल इन्फिनेटिव बना दिया है और यहाँ पे इज कर दिया है। अब बात करें कि सर क्या होना चाहिए, अगर पुराना क्वेश्चंस को थोड़ा सा मतलब रिकॉल करने की कोशिश करें तो एक क्वेश्चन ऐसा भी था जहाँ से परफेक्ट से इन्होंने सिंपल बनाया है, और कई क्वेश्चन ऐसे भी थे जहाँ से ये पास्ट से प्रेजेंट में आए हैं। कायदे से दोनों गलत हैं। अब दोनों में से एक चूज करना है। मैं तो कहूँगा लंबे वाले को चूज कर लो भाई। कायदे से तो दोनों सही हो सकते हैं और दोनों गलत भी हो सकते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका कोई इलाज नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, लास्ट इलाज यही है, ये सबसे लंबा ऑप्शन यही है, इसको मान लो सही। ठीक है, क्या कर सकते हैं। अब आप जो मानना चाहें वो मान लें, मुझे लगता है बेनिफिट टू ऑल जाना चाहिए ऐसा क्वेश्चन। आगे दोनों ही पूरे तरीके से सही नहीं है और दोनों पूरे तरीके से गलत भी नहीं कह पा रहे हम। द एडवाइस दैट द वोट हैड बीन मैनिपुलेटेड वॉज वेहेमेंटली डिनाइड। अब देखो, सबसे पहले हैड बीन मैनिपुलेटेड, मैनिपुलेट करने वाला कोई और, बीजेपी नहीं मतलब कोई और डिनाई करने वाला कोई और। अब देखो, सबसे पहला ऑप्शन द वोट डिनाइड, क्या वोट ने डिनाई किया, आंसर इज नो। समवन डिनाइड मैनिपुलेटिंग द वोट, अब एक्टिव में जाना था, किसी ने डिनाई किया है। अब समवन तो ऐसे लग रहा है कि कोई गांव का लड़का आया कालू और डिनाई करके चला गया, नहीं, समवन ऐसे सेंटेंस में नहीं आना चाहिए। अब आएगा तो इट वॉज डिनाइड दोनों आ सकते हैं। दैट द वोट हैड बीन मैनिपुलेटेड ये इसलिए गलत है कि ये पैसिव का पैसिव छोड़ दिया। दैट समवन मैनिपुलेटेड द वोट, ये एडवाइस क्या है वोट एडवाइस, ये भी गलत है। चारों एलिमिनेट हो गए भाई, क्या करें। ये वोट एडवाइस तो सेंस ही नहीं देगा कि मैनिपुलेट किया गया वोट एडवाइस को। लास्ट में क्या है, इन्होंने जैसे पहले भी मान रखा है कि दोनों पैसिव से पैसिव भी मान रखे हैं, एसएससी ने भाई साहब यही माना है। मैं कहूँगा ये गलत है। इसमें एक काम करो, इसको टाइपिंग मिस्टेक बता के हटा दो और इसको आंसर मान लेते हैं। इट वॉज डिनाइड दैट समवन मैनिपुलेटेड द वोट। वैसे भी यहाँ पे भी हैड मैनिपुलेटेड होता तो ज़्यादा सही रहता है ना, हैड होता तो बेहतर रहता। अब यहाँ पे हैड लगा रखा है, समझ रहे हो, ये एआई वाले क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगेन इनमें से कौन सा होगा भाई, क्या लगता है आपको। द स्टूडेंट्स वर फाउंड टू हैव बीन सबमिटिंग फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स। पाया किसने भाई, किसने पकड़ा होगा स्टूडेंट्स को फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हुए, अथॉरिटीज ने, टीचर्स ने, ऑफिशियल्स ने। और फोर्ज मतलब टू हैव बीन सबमिटिंग, ये तो एक्टिव है, ठीक है, तो एक्टिव को तो कुछ कर ही नहीं सकते। देखो तो द वेरिफिकेशन प्रोसेस फाउंड, प्रोसेस नहीं पाती है, द स्टूडेंट्स हैड सबमिटेड फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स, प्रोसेस नहीं पाती है भाई, प्रोसेस के दौरान पाए जाते हैं, ड्यूरिंग वेरिफिकेशन होगा। इट वॉज फाउंड, ऐसा पाया गया, दैट फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स हैड बीन सबमिटेड। ये तो जो पहले एक्टिव था ना उसको भी पैसिव कर दिया है, जबकि हमें पैसिव से एक्टिव जाना है। द स्टूडेंट्स वर फाउंड सबमिटिंग फोर्जरीज एज वेरीफाइड, ये वाले तो अलग ही एलिमिनेट कर देना। ऑफिशियल्स फाउंड, ये आपका सही है, ऑफिशियल्स ने पाया, क्या पाया, दैट द स्टूडेंट्स हैड बीन सबमिटिंग फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स, ये सही हो जाएगा। द एडवोकेट अर्ज्ड द फर्म टू अमेंड द ड्राफ्ट इमीडिएटली। देख के लग रहा है कि लास्ट मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए, एकदम से अलग सा बड़ा लग रहा है ना। तो सबसे पहले एडवोकेट ने अर्ज किया है किसको, फर्म को, अमेंड करने के लिए क्या, ड्राफ्ट को। अब देखो सबसे पहले जब ड्राफ्ट को हम आगे ले आएंगे
मान लीजिए ड्राफ्ट को आगे ले आए, ठीक है। अब देखो फर्म अर्ज का ऑब्जेक्ट है और अमेंड का ऑब्जेक्ट है ड्राफ्ट। अगर दोनों को पैसिव बनाना है तो फर्म को अर्ज के पहले जाना पड़ेगा और ड्राफ्ट को अमेंड के पहले जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों को अगर पैसिव में कन्वर्ट करना है। पहला देख लेते हैं, इट वॉज अर्ज्ड, ऐसा अर्ज किया गया था दैट द फर्म अमेंडेड द ड्राफ्ट इमीडिएटली, ऐसा अर्ज किया गया था। एक्टिव से पैसिव जाना है। अब ये आप कहोगे कि सर सिर्फ अर्ज वर्ब को चेंज किया गया, पूरे को नहीं, तो इसको एक बार होल्ड पे रखते हैं। द ड्राफ्ट वॉज अर्ज्ड, अब क्या आप ड्राफ्ट को अर्ज कर रहे हो या फर्म को? आप कहोगे फर्म को, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा। द फर्म वॉज अर्ज्ड किसके द्वारा? बाय द एडवोकेट। किस चीज के लिए? टू अमेंड, अमेंड करने के लिए, ठीक है। किस चीज को अमेंड करने के लिए? द ड्राफ्ट इमीडिएटली, ये करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्यों गलत है? क्योंकि अर्ज किसके द्वारा किया गया ये नहीं पता चल रहा है, जबकि अर्ज करने वाला यहाँ पे दे ही रखा है द एडवोकेट, ठीक है। तो आप कहोगे सी ऑप्शन करेक्ट है, द एडवोकेट वॉज अर्जिंग अमेंडमेंट ऑफ द ड्राफ्ट, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं भाई, अगला आपका क्वेश्चन है, द काउंसिल इज एक्सपेक्टेड टू हैव रिजॉल्व्ड द ज्यूरिडिक्शनल एम्बिग्विटीज बिफोर द पॉलिसी रोल आउट। एक्सपेक्ट कौन कर रहा है? पब्लिक। रिजॉल्व कौन कर रहा है? काउंसिल, मतलब काउंसिल। देखो, द ज्यूरिडिक्शनल एम्बिग्विटीज आर एक्सपेक्टेड टू हैव बीन रिजॉल्व्ड बाय द काउंसिल, आप कहोगे सही है। आर एक्सपेक्टेड को रहने दो, हैव रिजॉल्व्ड है तो हैव बीन रिजॉल्व्ड कर दो। यहाँ पे टू बी रिजॉल्व्ड है, गलत हो जाएगा। हैव रिजॉल्व्ड को हैव बीन रिजॉल्व्ड करेंगे। यहाँ पे शुड हैव बीन है, गलत हो जाएगा। यहाँ पे वर है, गलत हो जाएगा। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये है स्टेनोग्राफर 2025, जो इस एग्जाम के आप देख रहे थे सीजीएल वाले, वो खत्म हो चुके हैं, है ना। देखो, द चीफ साइंटिस्ट इज बिलीव्ड टू हैव बीन कोऑर्डिनेटिंग क्रॉस लैब एफर्ट्स। मैं फिर कह रहा हूँ, एग्जैक्ट सीजीएल के क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ, उन पे बेस्ड हैं, उनमें चेंजेस करके हैं, ठीक है। द चीफ साइंटिस्ट इज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है टू हैव बीन कोऑर्डिनेटिंग, तो क्या है? अब देखो, क्रॉस लैब एफर्ट्स हैं, इसका ऑब्जेक्ट, इसको आगे ले जाएंगे, क्रॉस लैब एफर्ट्स। इज बिलीव्ड है तो इज बिलीव्ड को तो इज बिलीव्ड ही रखेंगे। अब इज को आर करना पड़ेगा क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, तो आर बीइंग गलत है, आर बिलीव्ड, आर बिलीव्ड, आर बिलीव्ड। यहाँ पे क्या है? टू हैव बीन कोऑर्डिनेटिंग, इसका परफेक्ट स्ट्रक्चर क्या बन, मतलब पैसिव स्ट्रक्चर क्या बनेगा? टू बीइंग तो नहीं बनेगा, टू हैव बीन बीइंग कोऑर्डिनेटेड, ये करेक्ट हो जाएगा। देखो, द मैनेजर वॉज गिविंग द स्टाफ डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन एट द टाइम ऑफ डिसरप्शन। देखो, द मैनेजर सब्जेक्ट है, वॉज गिविंग द स्टाफ डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन एट द टाइम ऑफ डिसरप्शन। वॉज गिविंग को किस में बदल देंगे? वर बीइंग गिवन। द स्टाफ वर बीइंग गिवन डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन बाय द मैनेजर एट द टाइम ऑफ डिसरप्शन, जो सबसे बड़ा ऑप्शन है ना, वही आंसर होगा। द इंटरनल टास्क फोर्स वॉज टू हैव रिव्यूड डिपार्टमेंटल कंप्लाइंस बाय द एंड ऑफ Q3। वॉज टू हैव रिव्यूड, तो इसका टू हैव रिव्यूड, इसको क्या है? पैसिव में लाएंगे, पैसिव में लेके आएंगे, तो वॉज टू के साथ हैड तो नहीं आ सकता है, टू हैव बीन रिव्यूड, ये पैसिव बन जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। वॉज टू बी रिव्यूड, ये तो इन्फिनिटिव को परफेक्ट से सिंपल फॉर्म में लिया है, टू के साथ वर तो कभी नहीं आएगा, तो गलत हो जाएगा। ये सिलेक्शन पोस्ट और उसके क्वेश्चंस थे। नाउ ये क्वेश्चंस हैं जो कि एआई की तरफ से बनाए गए हैं, जो कि आगे आने वाले एग्जाम्स में आ सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस। अगेन आपको जो बताया गया उस पर ही चलना है। क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है? मुझे लगता है वही पढ़ लें, यही बड़ा है ना, यही करेक्ट आंसर होना चाहिए। बाय एनालाइजिंग द कलेक्टेड डाटा एंड कंपेयरिंग इट विथ प्रीवियस फाइंडिंग्स द साइंटिस्ट होप्ड। अब देखो, सबसे पहले एक वर्ब है होप्ड, और ये एस्टेब्लिश है आपका इन्फिनिटिव में, और बाकी ये बाय एनालाइजिंग ये आपका जीरेंड बन रहा है, ठीक है, और कंपेयरिंग भी आपका जीरेंड है। इन सबको चेंज किया जा सकता है। देखो, बाय बीइंग एनालाइज्ड एंड कंपेयर्ड विथ प्रीवियस फाइंडिंग्स द कलेक्टेड डाटा, यहाँ पे क्या था समझना भाई, द साइंटिस्ट, साइंटिस्ट सब्जेक्ट था, तो ये जो आगे जीरेंड वगैरह आ रहे हैं, इसका जो लॉजिकल सब्जेक्ट रेफरेंस है, ठीक है, लॉजिकल जो सब्जेक्ट रेफरेंस है वो बेसिकली क्या है? साइंटिस्ट। साइंटिस्ट क्या करेगा? एनालाइज, तो एक्टिव फॉर्म। साइंटिस्ट क्या करेगा? कंपेयर, तो एक्टिव फॉर्म।
जब इसको पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कलेक्टेड डाटा क्या बनेगा आपका, कलेक्टेड डाटा ही सब्जेक्ट रेफरेंस बनेगा। तो डाटा एनालाइज कर रहा है या उसको किया जाएगा तो इसको भी पैसिव में लिखा। ये कंपेयर कर रहा है या किया जाएगा तो इसको भी पैसिव में लिखा। ठीक है, तो द कलेक्टेड डाटा वॉज होप्ड, ऐसी होप की गई थी किस चीज के लिए, तो टू बी यूज्ड, कि उसको यूज किया जाएगा। यहाँ पे यूज था नहीं लेकिन फिर भी लिख दिया अलग से। और किस चीज के लिए यूज किया जाएगा, टू एस्टेब्लिश अ न्यू फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पे टू बी यूज्ड क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि टू बी एस्टेब्लिश्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि एस्टेब्लिश वर्ब का जो आगे ये था वो यहाँ था। ठीक है, आगे बाई एनालाइजिंग एंड कंपेयरिंग प्रीवियस फाइंडिंग्स द डाटा वॉज होप्ड। अगर डाटा आपका सब्जेक्ट रेफरेंस है तो ये एक्टिव फॉर्म में नहीं रह सकता, ये एक्टिव फॉर्म में नहीं रह सकता। डाटा आपका है तो हैविंग बीन एनालाइज्ड, ये तो पूरा टेंस ही बदल दिया। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। बाई बीइंग कंपेयर्ड एंड एनालाइज्ड द साइंटिस्ट होप्ड। अब यहाँ पे साइंटिस्ट अगर सब्जेक्ट रेफरेंस है तो ये पैसिव में नहीं जा सकते थे। ठीक है, इस तरीके से भी तो कौन सा ऑप्शन होगा, करेक्ट ए। बाकी ट्रिक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसमें कौन सा ऑप्शन बनेगा, सबसे लंबा वाला है ना। बाकी देख लेते हैं एक बार। टू इनहेंस स्टूडेंट्स क्रिटिकल थिंकिंग द प्रोफेसर इनकरेज्ड इंगेजिंग इन डिबेट्स, राइटिंग एनालिटिकल एसेज एंड क्वेश्चनिंग एस्टेब्लिश्ड थ्योरीज। अब देखो सबसे पहले देखेंगे, प्रोफेसर सब्जेक्ट है, इनकरेज्ड वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट ये भी है, ऑब्जेक्ट ये भी है और ऑब्जेक्ट ये भी है, तो ये तीनों ही चीजें सब्जेक्ट बन के पहले आ जाएंगी। देखो टू इनहेंस क्रिटिकल थिंकिंग, ये तो यहां तक था ही। अब जो ऑब्जेक्ट था, पहला ऑब्जेक्ट इंगेजिंग इन डिबेट्स, राइटिंग एनालिटिकल एसेज एंड क्वेश्चनिंग एस्टेब्लिश्ड थ्योरीज, ये पूरा का पूरा आ गया। इनकरेज्ड है क्योंकि तीन सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आ गई, वर। इनकरेज्ड किसके द्वारा, बाय द प्रोफेसर, ये करेक्ट है। बाकी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। द प्रोफेसर वॉज इनकरेज्ड, क्या प्रोफेसर को इनकरेज किया गया, नहीं, प्रोफेसर ने इनकरेज किया। टू इनकरेज एनहांसमेंट, ये तो सेंटेंस का मतलब ही बदल दिया। टू मेक थिंकिंग क्रिटिकल द प्रोफेसर इनकरेज्ड बीइंग एंगेज्ड, गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट। वाइल प्रिपेयरिंग टू लॉन्च द न्यू प्रोडक्ट द मार्केटिंग टीम prioritized identifying consumer needs and creating strategies to appeal to evolving preferences। देखो while preparing to launch the new product, जब ये प्रिपेयर कर रहे थे कि लॉन्च करेंगे न्यू प्रोडक्ट, अब जैसे ही देखेंगे ना, अब वैसे देखोगे तो एक ही ऑप्शन आपको सही लगेगा, है ना। while being prepared for launch, जब प्रिपेयर किया जा रहा था इनको लॉन्च के लिए, तो while preparing को क्यों बदलना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे मार्केटिंग टीम है, मार्केटिंग टीम ने प्रिपेयर किया तो एक्टिव वॉइस। लेकिन यहाँ पे अब क्योंकि इसको जब पैसिव में ले जाएंगे तो प्रायोरिटाइज किया गया किसको, कंज्यूमर नीड्स को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, इसके अलावा क्रिएट करना स्ट्रेटजीज को। अब एक एक करके देख लेते हैं। वाइल बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर लॉन्च द न्यू प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट किसको बनाया गया, द न्यू प्रोडक्ट को। न्यू प्रोडक्ट को अगर सब्जेक्ट बनाया गया है तो इसको पैसिव में लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट को प्रिपेयर किया जा रहा है, प्रोडक्ट प्रिपेयर कुछ नहीं कर रहा है। द न्यू प्रोडक्ट वॉज प्रायोरिटाइज्ड, और किस चीज के लिए, टू हैव कंज्यूमर नीड्स आइडेंटिफाइड। यहां पे बेसिकली नीड्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा था, और यहां पे नीड्स ये पैसिव स्ट्रक्चर में यूज कर दिया, हैव समथिंग और फिर आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड स्ट्रेटजीज क्रिएटेड टू अपील टू इवॉल्विंग प्रेफरेंसेस बाय द मार्केटिंग टीम। एग्जैक्ट पैसिव नहीं बन रहे इनके, टेंस कन्वे हो रहा है। बाकी के ऑप्शंस क्यों गलत हैं, वाइल प्रिपेयरिंग टू लॉन्च द मार्केटिंग टीम, अब टू लॉन्च वॉट, ये तो हट ही गया। वॉज प्रायोरिटाइज, क्या मार्केटिंग टीम को प्रायोरिटाइज किया गया था, आप कहोगे नहीं, गलत हो जाएगा। वाइल प्रिपेयरिंग द लॉन्च द टीम क्रिएटेड स्ट्रेटजीज अपीलिंग टू आइडेंटिफाइड कंज्यूमर्स। अब देखो ये तो पैसिव ही नहीं है इसमें कुछ, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। वाइल बीइंग लॉन्च्ड द प्रोडक्ट वॉज आइडेंटिफाइड टू अपील, अब ये तो मार्केटिंग टीम प्रायोरिटाइज ये सब तो खत्म ही हो गया, गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं भाई। Contemplating the nature of morality, the scholars sought to reconcile reason with emotion to create a balanced ethical theory। देख के लगेगा कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, सबसे ज्यादा डाटा इसी में, यही करेक्ट होगा। बाकी फिर भी देख लेते हैं। While the nature of morality was being complemented, मतलब contemplated, तो contemplating the nature of morality को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करा कि इसको सब्जेक्ट बनाया, और क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है, देखो यहाँ पे अकेला पार्टिसिपल था तो कंजंक्शन की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई, तो इसका मतलब है कंजंक्शन वाइल की जरूरत ही आ गया। ठीक है,
sought to reconcile reason, रीजन यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, इसको सब्जेक्ट बनाया, रीजन was sought to be reconciled, ऐसे बन गया, with emotion to create a balanced ethical theory by the scholar। आगे देख लेते हैं, while morality was contemplated, क्योंकि ये आपका ing वाला पार्टिसिपल था, जनरली इसको कॉन्टिन्यूस फॉर्म में रखना चाहिए। इमोशन एंड रीजन वर रिकनसाइल्ड, हमने ये कहा था कि रिकनसाइल करना था इमोशन को रीजन के साथ, ठीक है, टू बी क्रिएटेड बाय द स्कॉलर, नहीं, इनको क्रिएट नहीं किया जाना। वाइल द स्कॉलर वॉज कॉन्टेम्पलेटिंग मॉरलिटी द इमोशन वॉज क्रिएटेड टू रिकनसाइल, नहीं, वाइल कॉन्टेम्पलेटिंग मॉरलिटी रिकन्सिलेशन ऑफ, ये सब बदल ही दे रहा है ये, ठीक है, ये एआई जनरेटेड क्वेश्चन हैं। यहाँ पे देखेंगे भाई आपके हिसाब से कौन सा सही होगा, मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए, है ना। हैविंग बीन बीइंग मॉनिटर्ड सो क्लोजली बाय द रेगुलेटर्स मेड द एंटायर कंपनी नर्वस। अब देखो ये जो मेड वर्ब है, इसका सब्जेक्ट क्या है, आप कहोगे ये पूरी की पूरी क्लॉज इसका सब्जेक्ट है। हैविंग बीन बीइंग मॉनिटर्ड सो क्लोजली, इस बात ने कि उसको, मतलब ये पूरा जो पार्टिसिपल फ्रेज है ये है पूरा का पूरा, है ना। अब देखो पार्टिसिपल फ्रेज था, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट के तरीके से काम, पार्टिसिपल फ्रेज नहीं कह सकते क्योंकि ये सब्जेक्ट है, तो जीरंड फ्रेज हम इसको बोलना पड़ेगा, क्योंकि पार्टिसिपल तो एडजेक्टिव होते हैं ना। हैविंग बीन बीइंग मॉनिटर्ड सो क्लोजली बाय द रेगुलेटर्स, तो ये जीरंड फ्रेज है। अब इसको अगर हमें सब्जेक्ट था, अगर इसको हम कह रहे हैं कि ये पैसिव में है, पैसिव में तो इसमें इसको ले जाना है एक्टिव में, पैसिव में मेड तो है नहीं, तो मेड को तो चेंज नहीं करना है, चेंज करना पड़ेगा किसको, बीइंग बीन मॉनिटर्ड को कर देंगे सब पहला, द रेगुलेटर्स मॉनिटरिंग द कंपनी सो क्लोजली मेड। अब ये तो पाओगे कि रेगुलेटर्स मॉनिटरिंग, क्या सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आईएनजी फॉर्म आती है, कभी नहीं। अगर यहाँ पे अपोस्ट्रोफी होता तो मैं मान भी सकता था, लेकिन डायरेक्ट नहीं आएगा, कोई गलत हो जाता है। मॉनिटरिंग द रेगुलेटर्स सो क्लोजली, अब देखो जैसे ही देखोगे ना, हैविंग बीन मॉनिटर सो क्लोजली बाय द रेगुलेटर्स, रेगुलेटर्स क्या कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने मॉनिटरिंग का ऑब्जेक्ट क्या बना दिया है, इसको, रेगुलेटर्स को, जबकि रेगुलेटर्स जो है वो क्या है, मॉनिटर करने के लिए डूअर है, इनको मॉनिटर नहीं किया जाना है, ये मॉनिटर करेंगे। द कंपनी वॉज मेड नर्वस, ये तो मेड को भी पैसे में लेंगे, बाई हैविंग बीन, ये तो पूरा ही पैसे में हो गया। द फैक्ट दैट द रेगुलेटर्स हैड बीन मॉनिटरिंग द कंपनी, अब देखो द फैक्ट हमने इसलिए डाला क्योंकि इसके अलावा कोई और तरीका बन नहीं पा रहा है, तो द फैक्ट डाला दैट द रेगुलेटर्स हैड बीन मॉनिटरिंग द कंपनी, जो पूरा एक जीरंड था उसको बढ़ा के किस में बदल दिया, क्लॉज में, तो क्लोजली मेड द एंटायर कंपनी नर्वस। इसी तरीके से आपको सेंस निकाल के ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन आप लोगों के पास में नहीं है, सेंस समझना ही पड़ेगा। बाकी लंबे वाला ऑप्शन मैंने बता दिया है, ये आपका करेक्ट आंसर होता है। बाकी क्लास कैसी लगी एक बार रिव्यू जरूर देना, वीओडी बैच जरूर चेकआउट करना। बाकी अगर आप मेरे से लाइव पढ़ना चाहते हैं तो ये हमारा लाइव बैच है, ठीक है, 1 नवंबर से स्टार्ट हुआ था, 999 रुपये की फी में, 2 साल की वैलिडिटी। जिस भी बच्चे ने मेरी लाइव क्लास अटेंड करी है उनसे एक बार पूछ लेना कि मैं कितने शिद्दत से और कितने तरीके से पढ़ाता हूँ, एक एक चीज़ आपको सिखा सकता हूँ, बस आपको रेगुलरिटी से पढ़ना पड़ेगा। बाकी अगर आप सारे सब्जेक्ट एक साथ पढ़ना चाहते हैं तो हमारी पूरी टीम का कॉम्बो बैच आता है, आप ये भी चेकआउट कर सकते हैं। प्रैक्टिस अगर आपको एडिशनल करनी है तो भैया अभ्यास तो उठाइए, इसमें बहुत सारे प्रैक्टिस का मटेरियल मिलेगा। बाकी वॉइस के इसी प्रकार के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर आपको करनी है तो टेलीग्राम पे अभी के भी जाइए, आपको एक सीट वहां पे अपलोड कर दी जाएगी जहां पे एडिशनल प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा हर 1 शॉट वीडियो के बाद में। जैसे आज वॉइस की 1 शॉट आई है, कल आपकी पैसेज की 1 शॉट आएगी, पैसेज की 1 शॉट आते ही पैसेज का मटेरियल मिलेगा, वॉइस की 1 शॉट आते ही वॉइस का मटेरियल मिलेगा। जाइए टेलीग्राम प्रशांत सोलंकी इंग्लिश, लिंक आपको पिंड कमेंट और आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा। प्रैक्टिस जरूर कर लेना, नहीं तो फंस जाओगे बाबू, फंसना नहीं है आपको पेपर में, ठीक है। तो आइए, बाकी आप वोकैब के लिए वोकैब संजीवनी फॉलो करिए, ग्रामर के लिए कंप्लीट इंग्लिश रामबाण, कॉम्प्रिहेंशन के लिए कॉम्प्रिहेंशन बुक है, और अब की बार सब लोगों की फेवरेट पॉकेट रॉकेट, भाई साहब खतरनाक किताब है। वोकैब की भी पॉकेट रॉकेट आती है छोटी साइज में, और ग्रामर की भी आती है, ये दोनों किताबें हैं, ध्यान रखना। ये है आपकी ग्रामर की पॉकेट रॉकेट, ठीक है, और लेट मी शो यू वोकैब की भी पॉकेट रॉकेट है ये वाली। तो वोकैब अगर रिवाइज करनी है तो ये वोकैब की पॉकेट रॉकेट है, ग्रामर अगर कंप्लीट रिवाइज करनी है तो ये ग्रामर की पॉकेट रॉकेट है। ये दोनों किताबें आप लोगों के पास होनी चाहिए, जेब में भी होंगी ना, आप कभी भी रिवीजन कर सकते हैं। जैसे मैं जीन्स पहन रखा है, जीन्स में आ सकती है, एक जेब में ये, एक में ये, बढ़िया तरीके से जहां जाओ जैसे जाओ रिवीजन करो, बढ़िया से मजा आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। बाकी भाई जरूर फॉलो करें,
इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप तीनों ही जगह पे हमारी सेम आईडी रहती है, तीनों को ही फॉलो करें। टेलीग्राम बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस पर बहुत सारा प्रैक्टिस मटेरियल आपको मिलने वाला है। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई, शेयर जरूर कर देना भूलना मत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।